गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं निधि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ बीजे के यूट्यूब चैनल के अंतर्गत, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं निधि की विधियाँ। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी कि मैं लेट नहीं थी। आपको मालूम है कि मैं पहले भी क्लास ले चुकी हूँ और आपको बता के जा चुकी थी कि मैं क्लास 8 बजे लेने आऊँगी, और डेफिनेटली मैं 8 बजे ही क्लास लेने आई थी। लेकिन कविया सर क्लास ले रहे थे और उनके क्वेश्चंस नहीं हुए थे, तो मुझे उनका वेट करना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि सर मेरा नाम बार बार में ले रहे थे। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, हमें आपके समय की बहुत कद्र है। हम आपके एक एक मिनट को जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है आपका एक एक मिनट। तो सभी बच्चों का, सभी मेरे प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करती हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार आपके लिए एकदम सही रहा होगा, और चाहती हूँ कि अगली बार आप अपनी बहन के लिए इस लायक हो जाओ कि एक अच्छा सा तोहफा उसे गिफ्ट दे सको। हाँ डेफिनेटली शिक्षक दिवस पे मुझे भी देते रहिएगा डेफिनेटली। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। विकास है, बीरपाल है, निशांत है, रीनू है, हाँ, और राकेश मेहरा है, राहुल है। राहुल पंडित तो यूं कह रहा था मैं तो रोटियां खा रहा हूँ, कितनी रोटी खाई पता ही नहीं। और हाँ जी मेहरा जी, नवल कुशवाहा धौलपुर से है। मैम हम समझ रहे हैं आपकी भावना, बिल्कुल आप तो समझना ही चाहिए। और बिल्कुल सबके लिए गुड इवनिंग, हेलो, राम राम सा, जय श्री कृष्णा। सभी बच्चे आ जाइए, जुड़ जाइए और लाइक और शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। लेकिन एक बच्चा बहुत टाइम से क्वेश्चन भेज रहा है, दीपक शर्मा, और मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आपका। एक बार मूर्त कौशल अमूर्त कौशल कौन से हैं, एक तो ये है, और एक क्या है आपका क्वेश्चन, मैं देख लेती हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके ही आंसर दे देती हूँ। सबके लिए गुड इवनिंग है बच्चों, राधे कृष्णा है, जय श्री कृष्णा है। बेटा मैं मैगी नहीं खाती, पहले ये ऐसी हो रखी हूँ, पहले इतनी मोटी, और आप और खिला खिला के कर दो, है ना। हाँ, आप अपना क्वेश्चन दोबारा भेज दे दीपक जी, मैं बिल्कुल आपका क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर दे दूंगी, और आंसर इसलिए दूंगी कि अच्छा प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। बिल्कुल आज की जो क्लास है वो काफी लाभकारी होगी आपके लिए। काफी अच्छे क्वेश्चन है, और ये किसी विशेष एक विषय के लिए नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है इसके अंदर, जो सभी बच्चों के लिए एकदम सही होंगे। ठीक है। कमेटी ऑफ 10 द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया था। एक कमेटी ऑफ 10 आई थी और उन्होंने सामाजिक अध्ययन में एक विषय जोड़ा था। तो बच्चे बताएं वो कौन सा विषय है। पहला है इतिहास है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, नागरिक शास्त्र है। मूर्त व अमूर्त कौशल कौन से हैं, मूर्त कौशल अमूर्त कौशल कौन से हैं मैम। ओके 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 दीपक जी, अब मत कीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगी। बताएं बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सी आंसर होगा समाज शास्त्र। आपको तो पता ही है कि जब एसएस विषय आया था ना बच्चों, एसएस विषय, इसमें 3 ही विषय शामिल थे। और L1 वाले मत सोचना कि ये क्वेश्चन एक एसएस का है, बाकी का बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए ही हैं। तो इनमें 3 क्वेश्चन, इसमें 3 विषय शामिल थे, जिसमें एक तो बच्चों इतिहास था, एक आपका राजनीति विज्ञान था, ठीक है बच्चों, एक आपका अर्थशास्त्र था। प्रारंभ में ये विषय शामिल थे, लेकिन कमेटी ऑफ 10 ने आकर के 1911-12 में एक विषय जोड़ दिया, और उस विषय का नाम क्या था भैया, समाज शास्त्र था। क्या था बच्चा, समाज शास्त्र। और आप तो जानते ही हैं कि एसएस ने 1892 में इस विषय को अपनाया था, उससे पहले अगस्त कामटे ने इस विषय पर काम किया था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, समाज शास्त्र इसका आंसर होगा। कौन सा होगा, समाज शास्त्र। अब हम बात कर लेते हैं दीपक जी के। दीपक का एक क्वेश्चन है, दीपक शर्मा का, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ। हमारे जो भाषाई कौशल होते हैं, अरे एक ही प्रश्न था बच्चों एसएस का, बिल्कुल आपके लिए हैं सारे क्वेश्चन। दीपक शर्मा ने क्वेश्चन पूछा है बच्चों, एक होता है हमारा मूर्त कौशल और एक होते हैं बच्चों हमारे अमूर्त कौशल। ये आपके हिंदी की शिक्षण विधियों में से क्वेश्चन है बच्चा, L1 का हो, L2 का हो, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम कौशल पढ़ते हैं तो बच्चा उसमें बहुत सारी चीजें कौशलों को लेकर के पूछी जाती हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं, ग्राह्य कौशल कौन से हैं, प्रिंट मुद्रित कौशल कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। मैम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार में वर्गीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा काशीराम जी, वर्गीकरण आता है मेरे बच्चे, वर्गीकरण आता है। और जब वर्गीकरण आता है ना, उसे ज्ञान के अंतर्गत लेते हैं हम उससे, और ज्ञान भी नहीं आया तो उसे हम बोध के अंतर लेते हैं। वर्गीकरण आता है मेरे प्यारे बच्चे। अब हम मूर्त कौशलों की बात करें कि मूर्त कौशल कौन सा, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है।
समवाय और भाषा संसर्ग विधि में अंतर, खूब सारा अंतर है बच्चों। मूर्त कौशल, मूर्त कौशल की बात करें तो बच्चों मूर्त कौशल वो होते हैं जिन्हें हम देख सकें। अगर आपको पता हो तो लिखने को हम देख सकते हैं, आपने जो भी लिखा है ना उसको भैया आप देख सकते हो। और अगर हम मूर्त कौशल की बात करें पढ़ना, आप जो भी पढ़ते हो ना भैया उसको देख सकते हो। तो ये तो दोनों हैं मूर्त कौशल दीपक जी, जिन्हें आप देख सकते हो ना, देख सकते हो। तो पढ़ना लिखना आपके कैसे हैं, मूर्त कौशल। और अमूर्त कौशल की बात करें, सुनना कौशल है, उसे आप देख नहीं सकते। बोलना जो कौशल है आप देख नहीं सकते। मैं आप जो आपको मैं बोल रही हूं आप उसे सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हो भैया, देख नहीं पा रहे हो, तो ये हो जाएगा सुनना। और जो मैं बोल रही हूं, मैं जो बोल रही हूं, क्या आप इसको देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो क्या, नहीं देख पा रहे हो। तो ये दोनों ही किस में जाएंगे, अमूर्त कौशल में। और ये दोनों जाएंगे लिखना पढ़ना किस में जाएंगे, मूर्त कौशल में जाएंगे। अमूर्त कौशल जो होते हैं, नहीं इस तरह से इसमें से तो काफी वर्णन है। अगर हम सुनना और पढ़ने की बात करें तो बच्चा ये दोनों ग्राह्य कौशल हैं, ये दोनों ग्राह्य कौशल हैं। और बोलने की बात करें और लिखने की बात करें तो ये बच्चों अभिव्यक्ति कौशल आते हैं। क्या आते हैं, अभिव्यक्ति कौशल आते हैं। संस्कृत प्रश्न संख्या 29 के पेपर में वर्गीकरण को आपने नहीं माना है, मैंने नहीं माना, मैंने तो कराया ही नहीं ना। ठीक है, अब आगे करते हैं। सियाराम प्रजापत, बिल्कुल चलते बच्चों आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका है, लायक और शेर आप लोगों ने कर ही दिया होगा। और मूर्त कौशल अमूर्त कौशल वाली कहानी खत्म हो चुकी है। ये क्वेश्चन मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। ये जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूं ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो बताएं बच्चों, लक्ष्य के अभाव में शिक्षक की स्थिति नाविक के समान होती है जो अपना किनारा या मंजिल नहीं जानता, और विद्यार्थी की स्थिति या बालक की स्थिति उस पतवार विहीन नौका के समान होती है जो लहरों के थपेड़े खाके कहीं भी जा लगेगा। तो भैया ये परिभाषा किसने दी है और किसके संदर्भ में दी है, मेरे दो क्वेश्चन है आपसे। पहला है हमारा कि ये परिभाषा किसकी है जो यहां पर दिया जा रहा है, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि भैया ये किसके संदर्भ में दी है, ये किस संदर्भ में दी है और किसने दी है। फटाफट से आंसर दें मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल साइंस के प्रश्न है इसके अंतर्गत। मैम विज्ञान के क्वेश्चन अभी लेके आई तो यहाँ पे भी हैं। हाँ, मनीषा का क्वेश्चन है कि मैम भाषा संसर्ग विधि में और समवाय में अंतर बता दो। बिल्कुल बता देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को करते हैं। फटाफट से बताएं बच्चों ये आंसर ये किसने कहा था, और ये लाइन मैं कितनी बार बोल चुकी हूं। जब शिक्षण विधि में प्रारंभ करती हूं तो दो परिभाषाएं तो ऐसी होती हैं जो मैं सबसे पहले बोलती हूं। ठीक है, शोभा जी मैं बहुत पहले बता चुकी हूं कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है, बट आप कह रही हैं तो मैं बोल दूंगी। अच्छा बच्चों, आप लोगों को आपसे मैं एक चीज और बता रही हूं। मैं ये जो अपने टीचिंग मेथड की क्लास होती है ना, तो आप यहाँ पर जितनी भी आपको दिक्कतें हो रही हैं जिस भी टॉपिक को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ये बच्चे बता रहे हैं ना, मैम इसको समझा दो, मैम इसको समझा दो, मैम इसको समझा दो, आप अपने सारे के सारे डाउट्स लेकर के आ सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। मैं जितनी भी चीजें हैं मैं एक्सप्लेन करूंगी, जैसे जितने भी आज मुझे क्वेश्चंस आएंगे बीच बीच में मैं पक्का समझाते जाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन है बच्चों बीडी भाटिया का है, ये कथन किसका है, बीडी भाटिया का है। और ये कथन उन्होंने किसके संदर्भ में दिया है बच्चों, लक्ष्य की परिभाषा देते हुए। किसकी परिभाषा देते हुए, लक्ष्य की परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा है कि लक्ष्य के अभाव में शिक्षक तो होता है किसके समान, शिक्षक तो होता है किसके समान, नाविक के समान। भाई नाव को चलाने वाला कौन होता है, नाविक। अब मैं मान लो नाविक हूं, अब मैं नाव को जहां मैं जैसे चलाऊंगी नाव वैसे ही तो जाएगी कि नहीं जाएगी। और अब बालक किसके समान होता है, पतवार विहीन। अब नाव है और उसमें कोई चलाने वाला ही नहीं बैठा, अब बिना चलाने वाले यानी बिना नाविक के तो नाव कहीं भी जाके लग सकती है, कहीं भी जाके डूब सकती है। तो इसके संदर्भ में जो परिभाषा दी है बच्चों, लक्ष्य के संदर्भ में बीडी भाटिया की परिभाषा दी है, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फादर ऑफ प्रोजेक्टर मेथड किसे कहा गया है। जो हमारे प्रोजेक्ट मेथड होती है उसके फादर किसे कहा गया है। नाउ हु इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, देन जॉन डीवी, WH किलपैट्रिक है, फ्रोवेल है या रूसो है। ये फ्रोवेल है। बताएं बच्चों फादर ऑफ, बताएं बच्चों फटाफट से बताएं यहां पे।
एक बच्चा कह रहा है मैम इनपुट और आउटपुट, जो मैंने अभी ग्राह्य बताया था ना, ग्राह्य और मैंने विचार अभिव्यक्ति वाला बताया था, वो आपके इनपुट आउटपुट में आ जाते हैं। आपका जो इनपुट होता है आउटपुट होता है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। बताए बच्चों यहां पर क्या होगा, बिल्कुल वेरी गुड। यहां WH किलपैट्रिक क्या होंगे, प्रोजेक्ट विधि के जनक माने जाते हैं, डैडी माने जाते हैं, पप्पा जी माने जाते हैं। लेकिन विचारक की बात करें, हम विचारक की बात करें तो विचारक हमारे कौन माने जाएंगे बच्चों, जॉन डीवी माने जाएंगे। और ये हमेशा याद रखना, जो प्रोजेक्ट विधि है ये किस वाद से प्रभावित होकर के आई है भैया, प्रयोजनवाद से प्रभावित होकर के आई है। और प्रयोजनवाद किसने दिया था भैया मेरे, जॉन डीवी ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी ने यह कहा कि शिक्षा वो नहीं है जो नौकरी दिलाए। आप लोग एक बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, शिक्षा वो नहीं है जो हमें नौकरी दिलाए रहे, शिक्षा तो वो है जो हमें जीवन जीना सिखा दे। जीवन कैसे जिया जाता है, उन्नत जीवन, सफल जीवन कैसे जिया जाता है, ये हमें शिक्षा बताती है। और इसीलिए इन्होंने प्रयोजनवाद दिया। और प्रयोजन यानी उद्देश्य से युक्त, हमारा जीवन हमेशा उद्देश्य से युक्त होना चाहिए। और उसी से रिलेटेड होकर के इनके शिष्य किसने, WH किलपैट्रिक ने हमें कौन सी विधि दी, प्रोजेक्ट विधि दी। और प्रोजेक्ट विधि इन्होंने बच्चों हमें कब दी थी, 1918 में, जिन्होंने एक शोध पत्र प्रकाशित किया था उसके अंतर्गत इन्होंने हमें कौन सी विधि दी थी, प्रयोजन मेथड दिया था। कौन सा, प्रयोजन मेथड दिया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करती होंगी कि बच्चों आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से मैं इसको मानती हूं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, आप मुझे बताएं बेटे, आप किसके बारे में पूछते हो, मुझे आप किसके बारे में पूछ रहे हो, जरा ये मुझे बता दें। शोभा जी, बिल्कुल सहसंबंध कितने प्रकार का होता है मैं बताऊंगी, डेफिनेटली मैं बताऊंगी आपके लिए, ठीक है। प्रयोजना विधि का स्वरूप भारत में पहले कहाँ मिलता है, फंडामेंटल शिक्षा, प्रयोजन में बेसिक शिक्षा, प्रयोजना में फाउंडेशन शिक्षा, आयोजना में, उपरोक्त समी में। बताएं बच्चों यहां पर आंसर क्या होगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। शैल शाह क्या नाम है बेटे, ऐसा नहीं है, मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। अब कमेंट्स हैं ऐसे चलते रहते हैं। प्रयोजना विधि का प्रयोग शिक्षा में किसने किया था, प्रयोजना विधि का प्रयोग अगर आप पूछ रहे हो, अगर आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पूछ रहे हो तो एक विश्वविद्यालय है, तकनीकी का विश्वविद्यालय, जिन्होंने शिक्षा में 1908 में इसका प्रयोग किया था और उसका नाम है मैसेच्यूसेट्स, एक विश्वविद्यालय जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे पहले आई थी, जबकि इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये बहुत पहले ही आ चुकी थी रिचर्ड्स के द्वारा। लेकिन शिक्षा में इसका प्रयोग किसने किया था, मैसेच्यूसेट्स स्टेट बोर्ड ने किया था। और कृषि और मत्स्य इन दोनों के क्षेत्रों में ये सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी, ठीक है। थैंक यू मीतू चौधरी। इसका आंसर दें बच्चे, इसका आंसर क्या दे रहे हैं, अरे फोर्थ में डी आंसर दे रहे हैं, फोर्थ में आंसर क्या दे रहे हैं बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, डी ही आंसर होगा। कई बार क्या होता है, ऐसे नाम सुन करके हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक्स होता है। तो फंडामेंटल शिक्षा के प्रयोजन में बेसिक शिक्षा में इसका प्रयोग किया गया, बिल्कुल किया गया। बेसिक शिक्षा प्रायोजना में जो हम बेसिक शिक्षा देना चाहते थे उसके अंतर्गत हुआ था, बिल्कुल हुआ था। फाउंडेशन शिक्षा आयोजन बिल्कुल हुआ था। अब मैं आपको बताती हूँ बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा किसकी देन है बच्चों, बेसिक शिक्षा किसकी देन है, महात्मा गांधी की। किसकी देन है, महात्मा गांधी की देन है, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा कह लीजिए, चाहे बच्चों उसको क्या कह लीजिए, बुनियादी शिक्षा कह लीजिए, क्या कह लीजिए, बेसिक शिक्षा कह लीजिए, चाहे बच्चों आप उसको क्या कह लीजिए, बुनियादी शिक्षा कह लीजिए। ये 1937 में महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। पुस्तक प्रेमी जी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद लगता है कि सर कहीं व्यस्त हैं, इस वजह से नहीं लग रही होगी, या हो सकता है वो आउट ऑफ, आई डोंट नो, लेकिन मे बी ही इज नॉट इन जयपुर, मे बी। पुस्तक प्रेमी जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, हो सकता है आपका एसआई का एग्ज़ाम हो शायद, और मुझे मालूम है कि एसआई में हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आई ऑल्सो सेलेक्टेड एसआई 2013-14 में, बट आई लेफ्ट इट, ओके। तो बुनियादी शिक्षा 1937 में महात्मा गांधी जी ने दी थी। और प्रायोजना विधि का जो रूप है वो सबसे पहले भारत में किस में देखा गया था, बेसिक शिक्षा में देखा गया था। क्यों, प्रायोजना विधि क्या करती है,
प्रायोजन विधि क्या करती है भाई, करो और करके सीखो, यही तो सिखाती है प्रायोजन विधि। और बेसिक शिक्षा में भी यही कहते हैं महात्मा गांधी जी कि हाथ से चलने वाले, यानी कि इन्होंने किस पर बल दिया, इन्होंने हस्त कौशल पर बल दिया। किस पर बल दिया, इन्होंने हस्त कौशल पर बल दिया। तो यहां जो इसका प्रयोग है बच्चों वो किस में आता है, किस में आता है बच्चों, ये उपरोक्त सभी में आता है। बेसिक शिक्षा का भारतीयकरण इसमें देखा गया था। और याद रखना ये बच्चों भारत में मोगानगर में सबसे पहले अपनाई गई थी, मोगानगर में। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, थॉमस एस रिस्क ने प्रायोजनाओं के कितने प्रकारों की व्याख्या की है। थॉमस एस रिस्क ने, बताएं बच्चों यहां पे क्या होगा। थैंक यू धर्मवीर, आज तुम बहुत दिन में आए हो। धर्मेंद्र, धर्मवीर बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो बेटा, सब ठीक है ना। आंसर दो बच्चों, ये आंसर बहुत ही प्यारा है। सीसी का प्रयोग सीबीएसई बोर्ड वाले जितने स्कूल हैं वो करते हैं, और कौन करता है सीसी का प्रयोग। जब तुम दिल्ली गवर्नमेंट में लग जाओ, केबी में लग जाओ, तुम एनवीएस में लग जाओ, तो तुम भी सीसी के दौरान ही पढ़ाओगे। भाई लाइक शेयर तो करते चलो तुम लोग, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन लाइक शेयर कौन करेगा। फटाफट से लाइक शेयर करते रहिए। वीरेंद्र जी बिल्कुल लाइक शेयर करते रहिए। वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, ओके ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, बिल्कुल नहीं कट रही है। मीतू जी अब आपने आवाज़ बिल्कुल सही कर लिया, अभी हमारे टेक्निकल टीम आई थी उन्होंने आवाज़ बिल्कुल सही कर दिया, ऑल ओके हमारी साइड से बिल्कुल। राधे राधे जी, यहाँ का आंसर दीजिए, यह आंसर होगा 3। क्या आंसर होगा, 3 आंसर होगा। थॉमस एस ने प्रायोजनाओं के जो प्रकार बताए हैं वो कितने प्रकार के बताए हैं, उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। जब हम प्रायोजना विधि पढ़ते हैं तो सभी ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें रिस्क ने कहा है कि प्रायोजना कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी। कॉलिंग के अनुसार प्रायोजना विधि के मूल्यांकन के चरण कितने हैं, बताएं बच्चों। हाँ शैलेंद्र कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीखना, समस्या और उत्पादनशीलता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही होगा। बताया मुझे हिमानी जी, थैंक यू। कॉलिंग के अनुसार प्रायोजना विधि के मूल्यांकन के चरण कितने हैं, मूल्यांकन के चरण, बिल्कुल। मोनू निधि मैम का लाडला आ गया, देखो 7 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। बच्चों लाइक शेयर करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। 400 बच्चों ने लाइक किया है, 750 बच्चे देख रहे हैं, ये तो गलत बात है रे, गलत बात है। 6वें का आंसर दें, 6वें का आंसर बिल्कुल। कितने माने हैं बच्चों, 4 माने हैं। कॉलिंग ने प्रायोजन मूल्यांकन के कितने चरण माने हैं, इन्होंने 4 चरण माने हैं। कितने हैं बच्चों, 4 चरण माने हैं। 6वें का आंसर जिन भी बच्चों ने 2 दिया है, अरे डी नहीं होगा, अरे डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसका आंसर बी ही होगा। 4 माने हैं इन्होंने, कितने माने हैं, 4 माने हैं। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है शोभा जी, बिल्कुल आपने कहा तो इस तरह का क्वेश्चन ले भी आए हम। देखो, पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण को दूसरे विषय के ज्ञान में सहायता मिल सके। तो ये बात किसने कही है, हर्वर्ड स्पेंसर ने, JF हार्वर्ड ने, BD घाटे ने, डॉक्टर विवेक देवकी तिवारी जी ने। हाँ बिल्कुल, खेल परिभ्रमण कहानी नैतिक प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है शरेंद्र, गुड नॉलेज बच्चा। बताएं बच्चों यहां पे क्या होगा, प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है, किल पैट्रिक है बच्चों। अभी दूसरा क्वेश्चन ही लेके आए थे हम इस बारे में। आप आंसर बताएं बच्चों, फटाफट से आंसर दीजिए। 7वें का आंसर दीजिए शोभा जी, बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है। BD घाटे, ओ माय गॉड, कोई 4 दे रहा है, कोई B दे रहा है, मतलब डिसाइड कर लो क्या होगा। हिंडौन की श्रेणी B दे रही है, गुड, पढ़ने लगे आजकल ये लड़की। रेनू B दे रही है, लेकिन A कौन कौन दे रहा है, A कौन कौन दे रहा है, A और D दे रहे हैं,
गलत बात है रे, गलत बात है। पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे एक विषय को दूसरे विषय के ज्ञान से कोरिलेटेड करके पढ़ाया जा सके। क्या किया जा सके? एक दूसरे से सहसंबंध करके पढ़ाया जा सके। और ये बात किसने कही है? जे फॉरवर्ड ने कही है। अभी शोभा जी पूछ रही थी कि मैम सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। चूंकि आयुषी बेटा आप दोबारा से लंबा सा लिख के भेजो और हिंदी में लिख के भेजो। मैं हिंदी जल्दी पढ़ पाती हूँ क्योंकि अंग्रेजी में आप लोग अलग अलग शब्द यूज करते हैं, वो मैं नहीं पकड़ पाती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी चलते रहते हैं कमेंट्स, इस वजह से। सहसंबंध की बात करें तो बच्चों सहसंबंध किसने दिया है? हमारा जे फॉरवर्ड ने दिया है। और सहसंबंध 3 प्रकार का होता है शोभा जी। एक होता है एक सहसंबंध, एक होता है हमारा गुणांक सहसंबंध, और एक होता है बच्चों हमारा पारस्परिक सहसंबंध। ठीक है, इसे कहेंगे वर्टिकल, इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल और इसे कहेंगे कनेक्टेड। ठीक है, अगर आगे हम बात करते हैं, एक सहसंबंध होता है जब एक विषय के ज्ञान को उसी ही 2 शाखाओं के साथ में जोड़ के पढ़ाएं। जैसे विज्ञान है ना, विज्ञान एक विषय है लेकिन रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र उसकी क्या है बच्चों? दोनों शाखाएं। गुणांक सहसंबंध वो होता है जहां एक विषय के ज्ञान को अन्य विषय के साथ में पढ़ाया जाए, अन्य विषय के साथ में पढ़ाया जाए। और अन्य विषय की बात करें तो हिंदी को संस्कृत के साथ में, मैथ्स को साइंस के साथ में, ऐसे रिलेट करके पढ़ाया जाए तो ये गुणांक होगा। और पारस्परिक ऐसा होता है कि बच्चों जहां एक ही विषय के 2 टॉपिकों को समान टॉपिकों को एक साथ रख करके पढ़ाया जाए। पारस्परिक क्या होता है? पारस्परिक होता है कि एक विषय के ज्ञान को, एक ही विषय है उसके दो समान जैसे प्रकरण होते हैं उनको, है ना। तो यहां पर मैंने बता दिया, यहां पर ये हैं और सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के एकीकृत रूप से पूर्व इतिहास के उद्देश्य में सम्मिलित था। बताएं बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन के एकीकृत रूप से पूर्व इतिहास के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था? पहला है कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, उपरोक्त सभी। बताएं बच्चों यहां पर क्या होगा? पहले इसमें आएगा डी आंसर। बिल्कुल, कल्पना शक्ति एकीकृत रूप होता है, यानी इकट्ठे। आपको पता है कि हमें अब सामाजिक ज्ञान का ज्ञान है एकीकृत रूप में देना है। तर्क शक्ति, बिल्कुल तर्क होनी चाहिए कि वाकई में सच में ही पद्मावती इतनी सुंदर थी क्या? तो तर्क करने की हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, आप तो जानते हैं इतिहास तो कहते हैं ना, अगर आपने उसको एक बार नहीं पढ़ा, जैसे अमीर खुसरो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी चीज को फेरा नहीं ना वो सड़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से स्मरण शक्ति जरूरी है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? डी का 4 आएगा। उपरोक्त सभी होता है इसका आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला वाला, और मैं देखती हूँ कि इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे देते हैं। पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। यह कथन किसका है? बाइंडिंग एंड बाइंडिंग का है, जॉन डीवी का है, और हार्वर्ड का है, या फिर फ्रैंक रॉस्को का है? पंकज तोमर बेटा मैं चोटी कर नहीं सकती, मेरे पास एक्चुअली मुझे चोटी करना आता ही नहीं, लेकिन तेरे को क्या दिक्कत हो रही है भाई रे? आंसर दे तू, यहाँ पे पर्सनल मत हो, आंसर दे, आंसर दिया करो। और लाइक शेयर कर दो भाई, लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से। इसका आंसर जो देगा ना, मैं उसके कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ। हिंडौन की शेरनी ए दे रही है, क्या बात है बेटा मेरे, क्या बात है मेरे शेर। और उदय क्या दे रहा है? विजयपाल नहीं आया आज। मनीषा, अरे मैंने भी सुन लिया बेटा, तेरा आंसर दे दूंगी मैं।
यहां पर होगा बच्चों वाइनिंग एंड वाइनिंग। बिल्कुल वाइनिंग एंड वाइनिंग ने कहा है, क्या कहा है? पद्धति वो है, तरीका होता है। ये जो हमारा टेक्निक होती है ना, ये टेक्निक जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को क्या करते हैं, व्यवस्थित करके निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। ये बात किसने कही है भैया? ये बात कही है बाइंडिंग एंड बाइंडिंग ने। किसने कही है? बाइंडिंग एंड बाइंडिंग ने कही है। और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे स्थानीय स्रोतों में शामिल नहीं किया जाता है? स्थानीय स्रोतों में नहीं शामिल किया जाता है तो फटाफट से बताएं। प्राचीन सिक्के, मॉडल, शिलालेख, प्राचीन मूर्तियां। फटाफट से बताएं बच्चों। 10वें पे पहुंच गए हैं, 10वें पे आ जाइए, छोड़ दीजिए उन गलियों को, 8 वालियों को, 10वें पे आ जाओ। स्थानीय स्रोतों में किसको शामिल नहीं किया जा सकता? स्थानीय होते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, मैंने समझाया भी था 1-2 क्लासेस में पहले भी। आप पुरानी क्लासेस है ना रिपीट करते रहिए बच्चों। देखो, प्राचीन सिक्के, अगर आप कहीं भी रहते हैं, भरतपुर जैसे शहर में रहते हैं या आप जयपुर में रहते हैं तो म्यूजियम बने हुए हैं और वहाँ सिक्के देख सकते हैं। मॉडल बने हुए हैं अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अगर आप जाओगे ना तो बहुत सारे महाराणा प्रताप के मॉडल बने हुए हैं, ठीक है। और प्राचीन मूर्तियां भी, जैसे कि वो नौह है हमारे यहाँ, नौह सभ्यता में जो जो मिला है वो भरतपुर की म्यूजियम में रखा हुआ है। लेकिन तुमने शिलालेख देखे हैं क्या? अपने घर के आसपास देखे हैं क्या? शिलालेख तुम्हें मिलते हैं क्या? अभी जैसे तुमने अभी पढ़ा होगा अशोक के शिलालेख है, वो तुम्हारे घर के पास में है क्या? तो स्थानीय स्रोत में क्या तुम शिलालेख को कर सकते हो ना? यहाँ पर बच्चे पता नहीं मॉडल क्यों आंसर दे रहे थे। ये मॉडल उसकी बात नहीं चल रही थी, ये जो आपके रणवीर कपूर होते हैं, रणवीर सिंह होते हैं, ये वाली मॉडल की बात नहीं चल रही। मॉडल होते हैं प्रतिरूप, नमूने। क्या आपने देखा नहीं है आपके म्यूजियम में महाराणा प्रताप लगे हुए हैं, सबके फोटोज बने हुए हैं, ठीक है कि नहीं है? लेकिन शिलालेख आपके घर के आसपास मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। आंसर क्या होगा? शिलालेख। और ये सभी बच्चों का गलत था, मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था। पूजा गोयल, नाम लो मैम। पूजा गोयल नाम लेने से क्या ज्यादा खुश हो जाओगे? ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा बच्चे? यहाँ आंसर शिलालेख आएगा। अच्छा, थोड़ा सा और डीप में चल लेते हैं, मैंने आपको बताया कि जो स्रोत होते हैं बच्चों, स्रोत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें, एक तो होते हैं हमारे भौतिक स्रोत होते हैं, ठीक है, एक होते हैं हमारे मौखिक स्रोत होते हैं, और एक होते हैं बच्चों हमारे लिखित स्रोत होते हैं। भौतिक स्रोतों की बात करें तो ऐसे स्रोत जो एक समय के बाद में क्या हो जाने हैं भैया? नष्ट हो जाने हैं। मैम, क्षैतिज सहसंबंध और लंबवत सहसंबंध क्या होता है? बेटा अभी तो समझाया था शोभा, कहाँ गए थे आप? चलो कोई बात नहीं, मैं और समझा दूंगी। कौन सा नहीं जचा? ओके लाइफ, उत्तर नहीं जचा मैडम। तुम्हें जचने से मतलब है आंसर सही होना चाहिए। आंसर सही वही है और जचा नहीं तो क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूं मैं। भौतिक स्रोत वो होते हैं जो एक समय के बाद में नष्ट हो जाएंगे। महल हैं आपके कपड़े हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक स्रोतों के। इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जानी हैं, ठीक है। मौखिक स्रोतों की बात करें तो मौखिक स्रोत वह होते हैं जो मौखिक रूप से देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी आपने कविया सर को देखा, वो बहुत सारी चीज़ें मौखिक रूप से आपको बताते रहते हैं, तो मौखिक स्रोत के रूप में है। आपके मौखिक स्रोतों में जैसे दंत कथाएं हैं, लोकोक्ति हैं, ये सारे के सारे आपको किस में मिलते हैं? मौखिक स्रोतों के रूप में मिलते हैं, ठीक है। अगर आगे हम बात करें बच्चों लिखित के बारे में, तो लिखित यानी कि जो भी है ना बच्चों आपका, जैसे कि काव्य है, आपके ग्रंथ हैं, ये सब आपके किस में है बच्चों? आपके ये मिलते हैं लिखित रूप के, मिलते हैं किस में? लिखित में। तो स्रोत 3 प्रकार के होते हैं। और ये भैया जी कह रहे हैं कि मैम आपका कुछ जमा नहीं आंसर, तो भैया जमाने के लिए मैं तुम्हें और समझा देती हूँ कि प्राचीन सिक्के आप म्यूजियम में जाइए, आपके घर के आसपास आपके शहर में म्यूजियम मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। लेकिन हम श्योर बच्चे, मैं श्योरली कह सकती हूँ कि आपको शिलालेख हैं। शिलालेख आपके मिले हैं क्या? आपके घर के आसपास हैं क्या शिलालेख? इतना तो समझो। आप क्यों जाओगे शिलालेख पढ़ने? जाओ आप यूपी में जाके पढ़िए,
उनके सम्राट अशोक की शिलालेखों को पढ़िए वहां पे जाके। और आगे चलते हैं, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का महत्व क्या है। ये जो आपके उद्देश्य होते हैं इनको व्यवहारिक रूप में क्यों लिखा जाता है। प्लीज हेल्प मी। मीनू शुक्ला जी, क्या हो गया बेटा, आपको बताएं मुझे जल्दी से। मधु सोनी, आयुषी शर्मा, आयुषी तू ही है ना बेटा, आयुषी गौतम। जब बच्चे स्कूल आते हैं, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का महत्व पाठ योजना के निर्माण में, बिल्कुल बिल्कुल, अधिगम परिस्थितियों के निर्माण में, यानी अधिगम के लिए परिस्थितियां बना सकें इसके लिए, या मूल्यांकन के निर्माण में, या ये बता दीजिए, और या फिर उपरोक्त सभी में आता है। फटाफट से आंसर दें मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से आंसर दें। आप लोगों के लाइक शेयर नहीं रुकने चाहिए। फटाफट से आंसर दें और लाइक शेयर करते रहिए, बिल्कुल लाइक शेयर करते रहिए। इसमें बिल्कुल डी आंसर आएगा, पाठ योजना के निर्माण में। जब तक उद्देश्य नहीं होंगे आप पाठ योजना का कैसे निर्माण करेंगे। जो भी बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मेरे माइंड में है, और जब मुझे लगेगा कि अब ये क्वेश्चन मुझे बताने में बताती जाऊंगी, और मैंने आपको छूट दी है कि आप मुझसे बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो फिर इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों भाई। जब मैं आज अच्छे मूड में पढ़ा रही हूँ तो तुम भी पढ़ो ना रे। अधिगम के परिस्थितियों के निर्माण में, बिल्कुल अधिगम के लिए परिस्थितियों का निर्माण करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। बॉयज की प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो, अब देखो दिया पाराशर, देखो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखो, अब नहीं आ रही होगी, अब नहीं आ रही होगी, आवाज सुनो अब, बताओ जल्दी से। ऑल ओके बच्चों, अब देखो आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ अब नहीं आ रही होगी बिल्कुल। वो मेरे क्या ना बाल आ रखे थे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर दे दो और मैं समझूंगी कि भैया पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो बताएं, कौन, कहां और कब और किसने, किसकी, कितना और क्या उद्देश्य होते हैं। ज्ञान होते हैं, बोध होते हैं, ज्ञान उपयोग होते हैं, कौशल होते हैं। खटखट की आवाज, अरे अब नहीं आएगी रे, आवाज में खरकर कर रही है। अच्छा अच्छा, अब नहीं करेगी, अब नहीं करेगी। अब देखो, अभी देखो, अब अभी भी साफ नहीं आ रही है क्या, चेक करो। अभी चेक करो। आवाज बिल्कुल नहीं जा रही। अभी चेक करो बच्चों, आवाज को बताइए। आवाज आई क्या? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्यारे बच्चों? अरे कैसे कैसे शब्द यूज करते, गुरगुराहट की आवाज, गुरगुराहट की आवाज आ रही। एक बार इसका म्यूट करना। बच्चे होने वाले हैं जी मेरे प्लीज। अब चेक करो भाई, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है?
मीनू शुक्ला जी का एजुकेशन ऐप में आपने कोई गलती की होगी फटाफट से। हाँ मुझे पता है आप गलती की होगी। अब देखो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो 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 आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा मुस्कुराहट अच्छी है। आंसर दो तुम लोग, मुस्कुराहट अच्छी है। तारीफें करवा लो तुम लोगों से। लाइक शेयर तो तुम लोग करते नहीं हो, फटाफट से आंसर दो। आंसर दो बच्चों, इसमें आंसर क्या होगी? आंसर क्या होगी? नहीं आंसर क्या होगा? हाँ आंसर क्या होगा इसमें बच्चों? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ऑल ओके बिल्कुल। ज्ञान होगा, बोध होगा, ज्ञान उपयोग होगा, कौशल होगा। और इसका मैं देखती हूँ आंसर कौन कौन सही दे रहे हैं। शानदार आ रही है बिल्कुल। बताएं बच्चों आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर बताओ, आंसर बताइए, आंसर बताइए मुझे। बी आंसर कौन दे रहा है? 12वें में बी आंसर कौन दे रहा है? टांगे तोड़ दूंगी किसी ने भी आंसर दिया तो। पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब। इसका आंसर ज्ञान उपयोग होगा। अरे तुम समझ के तो देखो, कौन कहां कब किसने उपयोग तो करेगा ना अरे अपने ज्ञान का। तो इतना समझने की मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। इतना रटने पे बल नहीं देते हैं। कुछ लोग ज्ञान आंसर दे रहे हैं, कुछ बोध दे रहे हैं। अरे उसने कहा था, कौन कहां कब किसने किसको किसकी। अरे ज्ञान है, उस ज्ञान का क्या करेगा? उपयोग करके तो इनके बारे में बताएगा। तो कौन से उद्देश्य होंगे? ज्ञान उपयोग होंगे। और लिख के ले लो, इस तरह का एक प्रश्न मिल सकता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कहां कब किसने किसके, इस तरह के उद्देश्यों की जब बात आए तो समझ जाना बच्चों की ज्ञान के, आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है उस ज्ञान का क्या करना है? उपयोग करना है, उसका क्या करना है? प्रयोग करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञान उपयोग। आपको पता है ना एनसीईआरटी ने हमें 6 उद्देश्य दिए हैं। 1 2 3 4 और 5वां है हमारा अभिवृत्ति, अभिरुचि, और 6वां है हमारा अभिवृत्ति। ठीक है। और एक चीज यहां से याद रखना, ये सबसे निम्न स्तर का है ज्ञान। किरण मीना जी, ये सबसे नीचे स्तर का है ज्ञान। और अगर हम बात करें तो अभिवृत्ति सबसे उच्च स्तर का है, सबसे उच्च स्तर का है। ठीक है। और एनसीईआरटी बल देता है ज्ञान उपयोग और कौशल पर, सबसे ज्यादा बल देता है। ठीक है। आगे चलते हैं किरण मीना जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां जिन बच्चों ने भी ज्ञान उपयोग दिया है बहुत बहुत बधाई हो बच्चों, आप सही पढ़ रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन में। हाँ इस प्रश्न का आंसर भी कौन देगा मैं देखती हूं। 1991 में भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी थी? यह प्रश्न जिस उद्देश्य से संबंधित है वो कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्नों में से है कि 1991 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। ये प्रश्न किस उद्देश्य को लेकर के है? ज्ञान को, अवबोध को, ज्ञान उपयोग को, या फिर कौशलों को लेकर के? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को बार बार पढ़ लीजिए, 1000 बार पढ़ लीजिए, लेकिन लाइक शेयर जरूर करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। 13वें में आंसर क्या दे रहे हैं? अवबोध, अभिरुचि और अभिवृत्ति। मुझे मालूम था जब मैं अभिरुचि और अभिवृत्ति बोलती हूं ना तो अगला क्वेश्चन यही आ जाता है कि मैम अभिरुचि और अभिवृत्ति को समझा दीजिए। बिल्कुल हाँ, पढ़ो पढ़ो। तुम लोग ये मत समझो कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं कह सकती मैं तुम लोगों से। आंसर बताओ, ज्ञान होगा, अवबोध होगा, ज्ञान उपयोग होगा, या कौशल होगा? बी होगा। 1991 में भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी थी? अरे रे, अभी तो थोड़ी देर पहले कितना, कब, ये किस में जाएगा? किस में जाएगा? अभी तो पढ़े थे एक मिनट पहले ही क्वेश्चन। अच्छा तुम भूल गए होंगे, एक मिनट। क्या क्वेश्चन था? कहां, कब, किसने किसने, कितना कितना? अब आंसर दो, अब आंसर दो, कितना होगा? अब आंसर दो। अब कैसे आंसर आपका सी आ रहा है?
पता ही नहीं है, तुम लोग तार्किकता का प्रयोग नहीं करते। कितनी बार समझा दिया बच्चों, तार्किकता इज वेरी इंपॉर्टेंट इन शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आप जितना आप दिमाग को तेज चलाओगे ना, आप उतने प्रकार से अच्छा चलोगे, इसमें ज्ञान उपयोग आएगा। भारतवर्ष में जनसंख्या कितनी थी, ये प्रश्न जिस उद्देश्य की पूर्ति करता है वो किसकी करता है, ज्ञान उपयोग की। क्योंकि इसके बारे में बच्चा क्या करेगा, कार्य करेगा। अभिषेक मैम ये समझा देना, क्या समझाना है बेटा बता दो मुझे। देबू का नंबर भेज दे। अरे देबू का नंबर तू वहां से मांगना है, मेरे से क्या मांग रहा है कि ये शो कर रहा है कि तू मुझे जानता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। शिक्षण प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। पाठ योजना, स्वास्थ्य परीक्षण, खेल कूद, योग अभ्यास, बताएं। एक दिन पूरा का पूरा वीडियो ही ले आते हैं उद्देश्यों पर, सबके समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभिवृत्ति को समझा दो, बिल्कुल समझा देंगे, इसका आंसर दे दो पहले। अभिरुचि भी समझा देंगे, अभिवृत्ति भी समझा देंगे और अभी के अभी समझा देंगे। स्पेस बीएस में आंसर दो। लाइक शेयर तुम लोगों के रुकने नहीं चाहिए। और व्हाट्सएप पे लगा लिया करो स्टेटस में, फटाफट से बताओ यहाँ पे क्या होगा। हाँ जी, पाठ योजना आंसर होगा बिल्कुल। शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है भैया वो है पाठ योजना। इसके बारे में भी हम लोगों ने कई बार बात कर ली। मैंने तो कहा भी है कि एक शिक्षक के लिए सबसे बुरी बात है बिना पूर्व तैयारी के जाना। और बिना पूर्व तैयारी से जाने का मतलब है कि पाठ योजना का क्या नहीं करना, निर्माण नहीं करना। और मैंने तो बताया ना कि बिना पाठ योजना के चले गए ना, बिना पूर्व तैयारी के चले गए ना, तो भैया तुम्हारी पैंट ना उतरने से कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा पाठ योजना होगा। सबसे पहली प्राथमिकता होती है पाठ योजना। याद करो अपनी बीएड और एसटीसी वाले दिन, रात रात भर 3-3 4-4 घंटे जग जग करके आप लोग पाठ योजना का निर्माण करते थे। वो इसीलिए ही करवाई जाती थी बच्चों, वो इसीलिए आपसे करवाई जाती थी कि आप पाठ योजनाओं को रेडी करके जाएं। और जैसे पाठ योजना है वैसे ही बिल्कुल किरण मीना जी, मैं उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, लक्ष्य, इन सारे टॉपिक्स को एक दिन में समझा दूंगी। बिल्कुल काम करेंगे इस पर भी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल इस पर काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ आंसर पाठ योजना होगा। एक बच्चे ने पूछा मैम अभिरुचि बता दो और अभिवृत्ति बता दो। देखो बच्चों, एक तो शब्द है हमारा अभिरुचि और एक शब्द है बच्चों हमारा अभिवृत्ति। अभिरुचि इंटरेस्ट, रुचि शब्द होता है ना, उस रुचि शब्द के व्यापक स्वरूप को ही कहते हैं अभिरुचि, ठीक है। जब बच्चों अभिरुचि, रुचि है ना, रुचि जैसे कि मान लो गाना गाना या गाना सुनना मेरी रुचि है, मुझे इसमें आनंद आता है, मैं इसको सुनती हूं। लेकिन जब मेरी रामदयाल बिश्नोई कमाल के लड़के हो, आंसर तो तुमसे दिया नहीं जाता, ऐसे कमेंट्स कहां से ले आते हो तुम लोग। जब मेरा गाना गाना है ना, और जब मैं गाने को बहुत बड़े स्टेज पे गाऊं और मेरे गाने को सुन करके यूथ है, आज के जो जवान लोग हैं वो इफेक्टेड हो जाएं, प्रभावित हो जाएं, तो वो है भैया मेरी क्या बन जाएगी, अभिरुचि। सीधा सा सिंपल सा एक उदाहरण है कि जब सचिन तेंदुलकर 16 साल से पहले क्रिकेट खेलते थे ना, क्रिकेट खेलते थे, तब वो उनकी क्या थी भैया, रुचि थी। लेकिन जब उन्होंने 16 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अपना आए थे, उन्होंने कम किया था, तो उसके बाद में वो खेलना उनकी क्या बन गई, अभिरुचि। क्योंकि उनके खेल से हम प्रभावित हो गए और उनके खेल से भी हम उसमें क्या लेने लगे, आनंद लेने लगे। क्या लेने लगे, आनंद लेने लगे, ठीक है। तो यह तो क्या हो जाती है बच्चों, अभिरुचि। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए बच्चे मुंशी प्रेमचंद की नमक के दारोगा कहानी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहानी को पढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है। वो नमक के दारोगा कहानी को पढ़ करके और कहानियों को पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की रुचि क्रिएट हो गई। क्योंकि जब उन्होंने नमक का दारोगा कहानी पढ़ी तो उन पे क्या पढ़ा, उनकी रुचि विकसित हुई, तो उन्होंने और सारी कहानियों को पढ़ना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जब आपके रुचि का प्रभाव आसपास के लोगों पे पड़ने लग जाए तो वह हो जाती है बच्चों क्या, अभिरुचि। अब बात करते हैं अभिवृत्ति की, बात करते हैं एटीट्यूड की, बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसमें हम बात करते हैं एटीट्यूड।
अभिवृत्ति का मतलब एक शब्द समझना, अभिवृत्ति का एक शब्द होता है सकारात्मकता। आपका दृष्टिकोण, और दृष्टिकोण भी भैया कैसा, सकारात्मक दृष्टिकोण, आपका नजरिया, आपका परसेप्शन और आपका सकारात्मक दृष्टिकोण क्या आता है अभिवृत्ति के अंतर्गत। ठीक है, जब आप किसी भी चीज को देख करके आपकी सोच बदल जाए, आपकी क्या बदल जाए, सोच बदल जाए, तो वो बच्चों किस में आ जाती है, अभिवृत्ति के अंतर्गत आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए आज मैं यहां पढ़ा रही हूं, ठीक है, आज से अब जैसे कि मान लो मैं आज यहां पढ़ा रही हूं, तो मेरे जो गांव के लोग थे तो पहले पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते होंगे क्या नहीं सोचते होंगे, आई डोंट केयर। लेकिन जब मैं यहां पढ़ा रही हूं तो उनकी सोच बदली, और उनकी सोच कैसे बदली कि हाँ हमें भी हमारी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। और ये हमेशा किस में बदलती है बच्चों, सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलती है। किस में बदलती है, सकारात्मक। जब उन्होंने मुझे इतने बड़े लेवल पे देखा, यहां देखा, तो उनकी भी सोच बदली और उन्होंने अपनी बच्चियों को क्या करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना। तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण होता है अभिवृत्ति से, और इससे हमारी अन्य चीजों में क्या इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये सही है। नेगेटिव, नेगेटिव होता है बच्चों सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही चीजें हमारे लिए प्रभावशाली होती हैं। मान लीजिए कि जैसे मैं हूं, आप मुझे देख रहे हो और मैं मान लो हवा में उड़ती जाऊं, हवा में उड़ती जाऊं, किसी भी चीज को लेकर के, एग्जाम्पल मैं मेरा ले रही हूं, मैं किसी भी चीज को लेकर हवा में उड़ती जाऊं, हवा में उड़ती जाऊं, और मुझे ऐसे लगे ईगो आ जाए मेरे अंदर, बहुत बड़ा ईगो आ जाए, और मेरी कोई मित्र बोले कि यार रुक जा यार, ये क्या कर रही हो तुम, इतना ज्यादा हवा में क्यों उड़ रही हो, तो वो नकारात्मक बोल रही है, लेकिन उसको सुनने के बाद में मेरा क्या होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा, क्योंकि मैं समझ जाऊंगी कि ईगो करना इज ए नॉट गुड थिंग, ईगो करना सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि जो अभिवृत्तियां होती हैं वो हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या करती हैं, विकास करती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभिरुचि और अभिवृत्ति को मैंने समझा दिया। अब यहां भी अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं या क्रम से, मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए क्या बोल दिया, आप तो धुआंधार ही धुआंधार। ठीक है, हाँ, भाषाई कौशल एक साथ नहीं सीखे जाते, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सुनना सीख गए तो बोलना आ जाएगा, पढ़ना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे लिखना आ जाएगा, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और धीरे धीरे डेवलप होते हैं बच्चों, है ना। अजय सिहाग जी मैंने बता दिया, एक साथ नहीं, इनको इस तरह से सीखा, एक साथ का मतलब नहीं क्रम से भी नहीं सीखे जाएंगे, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे सुनना आ गया तो बोलना भी आ जाएगा, पढ़ना आ गया तो आपको लिखना भी आ जाएगा। मैम, प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है, पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान प्रस्तावना का मूल आधार होता है। अगले क्वेश्चन को देखें, पुनरावृत्ति प्रश्नों का उद्देश्य क्या है। किरण मीना जी, आपकी मम्मी को भी मेरी तरफ से राधे राधे बोलिएगा। बिल्कुल, पुनरावृत्ति प्रश्नों का उद्देश्य क्या है, दिए गए ज्ञान की जांच करना और विषय वस्तु का ज्ञान देना, शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाना और विषय वस्तु की आवृत्ति, प्रबलीकरण एवं दृढ़ीकरण करना। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप आंसर दीजिए। आप एक लाइन में क्वेश्चन लिख लीजिए, किया करो, या तो क्लास के स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन डाल दिया करो, या जब क्लास एंड में आए ना। और मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको परेशानियां हैं, वो मैं क्लास में आपको बता सकूं, क्योंकि ये समय किसी के प्रयोग करने का नहीं और आपको बहुत ज्यादा बताने का है मेरे लिए। आंसर बताएं। हाँ, इसका आंसर बिल्कुल डी होगा मेरे प्यारे बच्चों। विषय वस्तु की आवृत्ति, पुनरावृत्ति प्रश्न है, हम विषय वस्तु की आवृत्ति करते हैं और उससे हम आवृत्ति करते हैं तो हमारा ज्ञान है वो प्रबल हो जाता है, और दृढ़ीकरण, हम उस क्वेश्चन में एकदम से क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फोर्थ आंसर होगा। जिन भी बच्चों ने फोर्थ आंसर दिया है एकदम सही होगा। एक बच्ची ने मेरे से पूछा कि क्या पूछा था, हाँ, एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, उसके आंसर को ले लेते हैं, वरना वो यूं कहेगी मैम सबके आंसर ले रहे हैं, मेरे नहीं ले रहे। एक उसने पूछा था कि मैम एक तो होती है समवाय विधि और एक होती है भाषा संसर्ग विधि। इस बच्ची ने इस दोनों विधियों के बीच में अंतर पूछा है, इसके आंसर पूछा है, तो देख लेते हैं, इसके आंसर दे देते हैं। पूजा जाट जी, देखिए यहाँ पर समवाय के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो बेटा जिसने आंसर पूछा था, याद रख लेना, ये दोनों विधि व्याकरण को पढ़ाने की हैं। दोनों विधि किसको पढ़ाने की है, व्याकरण की। अब बात करते हैं समवाय।
समय का मतलब होता है जिसमें सब कुछ क्या हो, व्याप्त हो, या जिसमें सब कुछ क्या होता है बच्चों, एक दूसरे से क्या रिलेटेड होता है। इस विधि के समर्थक ने, समय विधि के समर्थकों ने कहा कि भैया व्याकरण को अलग से मत पढ़ाइए, क्योंकि एक नीरस विषय है और बच्चा क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा नीरस हो जाता है ना, तो उन्होंने कहा इसे गद्य के साथ में, इसे पद्य के साथ में, इसे रचना के साथ में कैसे पढ़ाएं, सह संबंध करके पढ़ाएं। कैसे पढ़ाएं, सह संबंध करके पढ़ाएं। समय विधि नाटक की है, अभी इसका आंसर भी दे दूंगी मैं तुम्हारे लिए, याद रखना। मेरा भी नहीं लिया था, थक गई मैं पूछ के। सुषमा यादव मेरे से आप क्या पूछ रहे हो, जल्दी से पूछो फटाफट। अब यहाँ गद्य पद्य रचना हो गई ना, गद्य पद्य रचना हो गई, यहाँ पे इनके साथ सहसंबंध करके पढ़ाओ। अब मैं मान लीजिए पहला पाठ पढ़ा रही हूं और पहले ही पाठ में यानी जगना आ जाए, सोना शब्द आ जाए, सोना शब्द आ जाए, और यहाँ पर अभी सोना क्या है, क्रिया होती है। क्रिया में कौन सी अकर्मक है, सकर्मक है, तो ये जैसे क्या इसके साथ ही मैं पढ़ा दूं तो ये होती है भैया आपकी समय विधि। आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस है ना, एनसीईआरटी सिलेबस ये समय विधि पे कार्य कर रहा है 6वीं से लेकर 10वीं तक। अब इस तरह से व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती, पुस्तकों के साथ में व्याकरण पढ़ाई जाती है। 6वीं का पेपर 6वीं की, 7वीं की, 8वीं की किताब लेकर के खोल लेना, जस्ट पीछे ही क्या होगा, जस्ट पीछे ही वहां पे क्या है, व्याकरण दी रही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाषा संसर्ग विधि क्या होती है। भाषा संसर्ग विधि है जिसको भाषा का साथ लेके चले। किसका साथ लेके चले बच्चों, भाषा का साथ लेके चले। अब भाषा का साथ लेके कैसे चलेंगे कि भैया इसमें सबसे पहले भाषा सिखाई जाती है, यानी ऐसी चीजें दी जाती हैं जिसमें भाषा पूरी तरह से हो। कैसी हो बच्चा, भाषा पूरी तरह से हो, भाषा पे पूर्ण अधिकार हो। ऐसे लोगों से बात करने के अवसर दिए जाते हैं जो भाषा के बारे में जानते हैं, और बच्चा खुद भाषा के शुद्ध रूप से परिचित होकर के व्याकरण का ज्ञान सीखता है। और यहाँ पे एक शब्द याद रखना कि सैद्धांतिक रूप से व्याकरण ना देख करके व्यवहारिक रूप से जो व्याकरण दी जाती है वो किसमें दी जाती है, भाषा संसर्ग विधि में। इसीलिए इसे अव्याकृति विधि कहते हैं। और समय विधि को हम प्रासंगिक रूप के नाम से भी जानते हैं। किस रूप से भी जानते हैं, प्रासंगिक रूप से भी हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समय विधि हो गई, भाषा संसर्ग विधि हो गई। उन मैडम का आंसर मैंने दे दिया है। अगला कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा मेरे लिए, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। हाँ, अब बस शोभा जी के एक आंसर रह गया है, उस पर आंसर दे देंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ फटाफट से। प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति महत्वपूर्ण होती है पुस्तकों के पठन से, सहायक सामग्री के भ्रमण के लिए जाने से, उच्च मानसिक क्रियाएं करने से। मैम दृढ़ीकरण तो अन्वेषण प्रधान प्रश्न क्या था, बताएं बच्चों। यहां पर प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति कैसे होती है, आप जो लेते हैं ना, प्रत्यक्ष जो लेते हैं, बताएं बच्चों। लाइक शेयर कौन करेगा, फटाफट से लाइक शेयर करते रहिए। हाँ आंसर बताओ। बिल्कुल, ये आंसर तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि भैया अगर तुम्हें लेने हैं ना प्रत्यक्ष अनुभव तो कहाँ जाइए, भ्रमण के लिए जाइए। जब तक आप लोग भ्रमण पे नहीं जाओगे ना तब तक पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने भी राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें देखी है। मैं अजमेर जाके आई हूँ, राजसमंद जाके आई हूँ, उदयपुर जाके आई हूँ, मैं पाली जाके आई हूँ, और भी कई सारी जगह में जाके आई हूँ। तो जब तक हम भ्रमण के लिए खुद नहीं जाएंगे तो प्रत्यक्ष अनुभव की जो प्राप्ति होगी वो भैया भ्रमण पर जाने से सामाजिकरण भी आएगा, ज्ञान भी आएगा, और भी बहुत सारी चीजें वहां पर आप सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों, 3 आंसर होगा। और भी कोई आंसर है, किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो बता दें, और हम अपने प्रश्नों पे चली रहे हैं। विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, छात्रों के मूल्यांकन के लिए, छात्रों को उत्प्रेरित करने के लिए, छात्रों के सहयोग से पाठ का विकास करने के लिए। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभिरुचि और अभिवृद्धि एक दूसरे की पूरक हैं क्या, पूरक तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि जरूरी नहीं है कि आपकी अभिरुचि विकसित होने से आपकी अभिवृत्तियां आए, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ज़रूर क्रिएट हो जाता है, लेकिन उसकी सोच हमारी बदले ये आवश्यक नहीं है। जैसे कि मान लो मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं कई चीज़ों के प्रति अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हूँ मैं। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। आप आंसर दें बेटा, यहाँ पे आंसर दीजिए, यहाँ पर आंसर दीजिए। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, अरे 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 ए आंसर दे रहे हो तो फिर मैं विकासात्मक प्रश्न क्यों लिखती, मैं प्रस्तावना प्रश्न लिखती। यहाँ पे कौन से प्रश्न लिखती, मैं प्रस्तावना प्रश्न लिखती। अगर ऐसा ही था तो मैं कौन से प्रश्न लिखती भाई, प्रस्तावना प्रश्न लिखती ना। यहाँ पे
ये L1 का बच्चा देख रहा हो, L2 का बच्चा देख रहा हो, SS का बच्चा देख रहा हो, मैथ्स का बच्चा देख रहा हो, सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। बताएं अब यहां पर अगर ए आंसर दे रहे हो तो ये प्रस्तावना प्रश्न होंगे यहां पे, ठीक है। यहां आंसर होगा बच्चों डी, छात्रों के सहयोग से पाठ का क्या करने के लिए, विकास करने के लिए, पाठ का विकास करने के लिए होते हैं। और स्टार्टिंग में पूछी जाती है बच्चों प्रस्तावना, और प्रस्तावना किसी भी पाठ योजना का क्या होती है, किसी भी पाठ योजना का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग होती है। जैसी प्रस्तावना होगी हमारा पाठ उसी प्रकार से चलता है। तो यहां पर जो आंसर होगा ना बच्चों मेरे, डी आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर होगा। छात्रों के सहयोग से पाठ का क्या करने के लिए, विकास करने के लिए। ये जो प्रश्न होंगे इन प्रश्नों को कहा जाएगा प्रस्तावना प्रश्न कहा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग आयुषी बेटा, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो जटिल और समृद्ध भाषा के साथ आते हैं। ये राइट आंसर है। अगर आप 5 साल के जा रहे हो और आपके आसपास का वातावरण कैसा है, जो अंग्रेजी बोलता है, अन्य भाषाओं को बोलता है, तो ऐसा नहीं है, हम भाषा समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आध्यात्मिक संवादों में समस्या समाधान विधि का प्रयोग किसने किया था? बस थोड़े से शब्दों का फेर कर दिया है, बाकी इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आंसर दीजिए बच्चों, फटाफट से लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, कि आध्यात्मिक संवादों में समस्या समाधान विधि का प्रयोग किसने किया था? सेंट थॉमस ने कहा था, सुकरात ने कहा था, जॉन डीवी ने क्या कहा था, या रूसो ने ऐसा कहा था? सबसे नीचे वाला ऑप्शन ना, मेहरा जी इस बार गलत हैं आप। हाँ, इसका आंसर कैसे सही नहीं आ रहा भाई? डी का 4। ओहो, ऐसे कौन आंसर देता है भाई? सी आंसर दे रहे हो, जॉन डीवी ना, बिल्कुल राइट, सुकरात जी हैं। जब इन्होंने ये शब्द यूज कर दिया, आध्यात्मिक संवाद यूज कर दिया, तो सीधे आपको कहाँ जाना था? सुकरात पे जाना था। आपको मैं बता दूं, समस्या समाधान विधि के जो दार्शनिक है, पहले भी इस टॉपिक पे हमारी बात हो चुकी है, जो दार्शनिक प्रवर्तक हैं या दार्शनिक प्रणेता हैं, वो कौन है? हमारे सुकरात है। और सुकरात जब अपने शिष्यों से बात कर रहे थे तो आध्यात्मिक चीजों को लेकर बात चल रही थी, तो उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि दी थी और ऐसे इन्होंने समस्या समाधान दी थी। जब अपने ये शिष्यों से बात कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों पे बहस कर आपस में विमर्श कर रहे थे, तो अचानक से उनको याद आया कि यहाँ से कौन सी विधि, समस्या समाधान विधि आ सकती है, और ये गलत बात है, इसको 16 ही किया जाए। तो यहाँ पर कौन होगा? सुकरात आंसर होगा। कौन होगा? सुकरात आंसर होगा। मैम मेरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। बेटा रुचि आप डालोगी जब ही तो बताऊंगी मैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, और समस्या समाधान विधि है, ये सुकरात है। आधुनिक प्रवर्तक किसके? जॉन डीवी हैं, ठीक है। पुराने प्रवर्तक में सुकरात है, इसके साथ में सेंट थॉमस भी आते हैं, नए प्रवर्तक में जॉन डीवी हैं, ये याद रखना। और प्रायोजना विधि और समस्या समाधान विधि दोनों ही एक जैसी हैं, लेकिन अंतर ही है कि जो प्रायोजना विधि है वो बिल्कुल कैसी है? व्यवहारिक विधि है, और जबकि समस्या जो समाधान विधि है ये सैद्धांतिक रूप से कार्य करती है। मैम आप बताइए कि प्रत्यक्ष विधि में सैद्धांतिक विकास होता है या व्यवहारिक होता है? व्यवहारिक विकास होता है उसमें, क्योंकि व्याकरण पे कोई ज्यादा बल नहीं देते हैं। प्रत्यक्ष विधि में व्यवहारिक ज्ञान होता है, सामने चीजें रखी जाती हैं और बताया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं विकी, सबका टाइम आता है। बेटा आपका क्वेश्चन है तो पूछ लो, ऐसे दुख में क्यों हो? समस्या समाधान विधि में अधिक महत्व किसे दिया जाता है? बताएं बच्चों फटाफट से। तार्किक निष्कर्षों का, मूल्यांकन का, प्राकृतिक निष्कर्षों का, मानसिक निष्कर्षों का? अभी मैंने दिया था और अभी मैंने इसका आंसर दे दिया है। अगर आपने सही से सुना होगा तो 19वें का आंसर आप दे सकते हैं। अब 19वें में आंसर ए दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। आप ए क्यों दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। लाइक शेयर चलते रहिए, फटाफट से लाइक शेयर चलाते रहिए बच्चों। 19वें में ए आंसर क्यों दे रहे हैं मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। अभी भी थोड़ी देर पहले ही बात की थी मैंने समस्या समाधान की, लास्ट क्वेश्चन में मैं बात कर रही थी। ए आंसर क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल सही नहीं है। तार्किक निष्कर्ष नहीं होते हैं, तार्किक निष्कर्ष होते भी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा
इससे भी ज्यादा ये शब्द फोकस करो मेरे प्यारे बच्चों। इस वजह से ये शब्द आ गया है मानसिक निष्कर्ष। अभी मैंने बताया था जो प्रोजेक्ट विधि है वो व्यवहारिकता पे कार्य करती है और समस्या समाधान विधि मानसिक रूप से कार्य करती है। क्योंकि ये विधि कौन से स्तर पे कार्य करती है? ये चिंतन लेवल पे कार्य करती है। किस पे कार्य करती है? चिंतन लेवल पे कार्य करती है। और यहाँ जो चीजें निकल के आएंगी वो सैद्धांतिक रूप से निकल के आएंगी, उत्पाद के रूप में नहीं, सैद्धांतिक रूप में निकल के आएंगी। तो इसका जो अधिक वाला आंसर आएगा वो मानसिक होगा। क्या होगा बच्चों? वो मानसिक होगा। है, मैं एग्री करती हूं। अगर मैं कहूं तो 80% मेरा जो जवाब जाएगा वो तार्किक हो जाएगा। क्योंकि इस विधि की एक और खासियत है कि गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है, ये चीज भी बताई जाती है इसके अंतर्गत। तो तार्किक निष्कर्ष के साथ में मैं 80% हूं। लेकिन जब अधिक पूछ लिया ना तो अधिक की वजह से हम कहां जाते हैं बच्चों? मानसिक निष्कर्ष में जाते हैं। कहां जाते हैं? मानसिक। तो 19वें में 4 ही आंसर होगा। अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो फटाफट से मुझे बता दो। हाँ जी, प्रकाश जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए वीडियो को और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें हमारे साथ में। हाँ जी, 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 क्वेश्चन कह रहा है कि समस्या समाधान विधि के असत्य कथन कौन से हैं? समस्या समाधान विधि के असत्य कथन है ये छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। सही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। स्वाध्याय के लिए तो बताएं बच्चों। कक्षागत शिक्षण संभव नहीं है, ऐसा है क्या? ये विधि व्यक्तिगत शिक्षण संभव है, बताएं बच्चों। ये असत्य की बात कर रहा है, बताएं क्या होगा? बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, कक्षागत संभव नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है समस्या समाधान से कक्षागत शिक्षण होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 3 होगा। बिल्कुल देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। ये समस्या समाधान के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ये विधि मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ में कैसी है? वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि हमें ये साबित करके बताती है कि कोई गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है। ठीक है, तो ये इसी वजह से क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। ये मनोवैज्ञानिक भी है और वैज्ञानिक भी है, ये चीज अपने दिमाग में रखना। ठीक है, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। हाँ, जब हम समस्या समाधान पे बात करते हैं तो ये क्या करती है? स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। हम स्वाध्याय करते हैं क्योंकि हम खुद उन समस्याओं का क्या करते हैं? समाधान खोजते हैं। कक्षागत शिक्षण ये तो गलत ही है, इससे बिल्कुल कक्षागत शिक्षण संभव है, क्लास में पढ़ाया जाता है। क्योंकि जो आपके पहले बताया है कि समस्या समाधान एक ऐसी विधि है जो जीवन से संबंधित प्रश्नों के बारे में भी बात करती है। और इस विधि से बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से आप समस्या समाधान विधि को पढ़ा सकते हैं। आप इंडिविजुअली बच्चों को बता सकते हैं कि उसके साथ में कोई समस्या तो नहीं है। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? स्पष्ट कीजिए कौन कौन सा होता है। आपका क्वेश्चन याद हो गया है, बता देंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं बच्चों? पहला है हमारा, छात्र योजना बनाना सीख जाते हैं। छात्रों के प्रकरण शक्ति को छात्र योजना बनाना सीख जाते हैं। छात्र के प्रकरण शक्ति के प्रति शक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। छात्र विवाद में भाग लेना सीख जाते हैं। उपरोक्त सभी आएगा इसमें। बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर देते चलें, फटाफट से आंसर दें बच्चों। आंसर क्या होगा यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। योजना बनाना सीखते हैं। क्योंकि जब भी अगर आपको क्या करनी है, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि निभानी है तो भैया पहले आपको उसकी क्या बनानी होगी? योजना बनानी होगी, उसकी प्लानिंग करनी होगी। छात्रों में प्रेरणा शक्ति, जो बच्चे में प्रेरणा शक्ति है उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं। बिल्कुल, छात्र बाद में भाग लेना सीख जाते हैं। बिल्कुल, सामाजिक जो विधि होती है वो बात को ही हमें सिखाती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मीतू जी कह रही हैं कि
जैक्टोड विधि क्या होती है मैम, बता देना, श्योर बता देंगे। सोशल स्टडीज इंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? बाइंडिंग एंड बाइंडिंग है, एमपी मुफात है, ईवी वेस्ले हैं, सीवी गुड हैं। ओके अजय सिहाग जी, मूल्यांकन का भी ले आएंगे एक दिन क्लास, बिल्कुल ले आएंगे। बताएं बच्चों यहाँ पे क्या होगा? एक बिल्कुल बिल्कुल आपके पढ़ लिए मैंने, अब इसका आंसर दो। 22 में आंसर क्या रहे? 22 का आंसर दीजिए। 22 का आंसर दें प्यारे बच्चों, यहाँ पर फटाफट से 22 का आंसर दें। 22 में क्या होगा? हाँ जी, यहाँ पर जो आंसर होगा, बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पे, मैं ही बता देती हूँ, एमपी मुफात। इस जो पुस्तक है ना, इसके पुस्तक के लेखक जो कौन है बच्चों? एमपी मुफात है। एक चीज थोड़ा सा याद रखना, जब भी ईबीएस में और एसएस में कुछ भी पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले हैं बाइंडिंग और एमपी मुफात। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर लेना, क्या आंसर है? बी आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षण के चरों के कार्य क्या हैं? जो शिक्षण के चर होते हैं, पद होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं? निदान करना, उपचार करना, मूल्यांकन करना, या सभी के सभी कार्य करना? आंसर दें मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से आंसर दें। यहां पर क्या होगा? आंसर दें। 23 पे चल रहे हैं। शिक्षण के चरों का कार्य क्या होता है? शिक्षण के जो चर होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं? हाँ जी, क्या आंसर होगा बच्चों इसका? बिल्कुल सी आंसर होगा। निदान भी है, उपचार भी है और मूल्यांकन। शिक्षण के चरों में निदान भी किया जाता है, उपचार भी दिया जाता है और मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आंसर। आगे चलते हैं। शिक्षण के चर, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, इसका इस जो किताब है, ये किताब किसने लिखी है? ये अच्छा प्रश्न है बच्चों कि मेथड और मेथड के तकनीक जो होती हैं, ये किताब किसने लिखी है? ईवी वेस्ले ने, एसके कोचर ने, जॉन डीवी ने, एचसी मॉरिसन ने। हाँ जी, मॉर्निंग में क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों। 24 का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार आ भी चुका है और मैं भी शायद इस क्वेश्चन को पहले भी बता ही चुकी हूं कि मेथड्स और मेथड्स की टेक्निक जो होती है, ये किताब किसने लिखी है। अगर गूगल भी करोगे तो फटाफट से मैडम उनका नाम आ जाता है। तो बट आंसर बताएं बच्चों। सी आंसर दे रहे हैं 24वें में ना, तुक्का भी मारा करो तो ढंग का तो मारा करो भाई। आंसर बताएं। बिल्कुल यहाँ पर डी आंसर होगा, श्रीमती एस के कोचर। श्रीमती एस के कोचर ने ये किताब लिखी और गूगल करोगे तो आप अमेजन पर भी जाकर के देख सकते हैं। ये किताब मिलती भी है और बहुत लोगों ने पढ़ भी रखी है ये बुक। तो ये श्रीमती एस के कोचर की किताब है और ये शिक्षण विधियों के ऊपर उन्होंने लिखी है, क्योंकि उन्होंने शिक्षण विधियों को लेकर के कई सारी परिभाषाएं दी हैं। अगर आपको याद हो तो शिक्षण विधियों में श्रीमती एस के कोचर की परिभाषा पढ़ते हैं हम, सैनिक वाली जो परिभाषा पढ़ते हैं ना, सैनिक वाली, कि जिस प्रकार से एक सैनिक के लिए हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक है, ऐसे ही एक शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है। अगर सैनिक को हथियारों का ज्ञान आवश्यक होगा तो वो अच्छे से चला सकता है कि AK-47 कैसे चलानी है, मुझे ये वाली बंदूक मुझे कैसे चलानी है, ये अस्त्र मुझे कैसे चलाना है। और अगर ऐसे ही शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा तो वो सही प्रकार से क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। तो आगे चलते हैं। तो श्रीमती एस के कोचर ने, और इस क्वेश्चन को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर रखें। छात्रों की रुचि पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है? पाठ का सार, पाठ की प्रस्तावना, पाठ प्राप्त उद्देश्य, या कोई नहीं? बताएं बच्चों यहां पर, फटाफट से आंसर बताएं बच्चों। यहां पर आंसर क्या होगा? लाइक शेयर करते रहिए, फटाफट से आंसर दीजिए कि छात्रों की रुचि और आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल यहां पर फटाफट से बताएं। रुचि, पाठ के प्रति बच्चों की रुचि आकर्षित करने के लिए आवश्यक है, तो यहां पर क्या आवश्यक है? आंसर दो। बिल्कुल दो आंसर होगा। पाठ की प्रस्तावना, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जितनी अच्छी आपकी प्रस्तावना होगी, बच्चे का इंटरेस्ट उतना ही जल्दी क्रिएट होगा। अगर आपकी प्रस्तावना ही बोरिंग सी है, अगर आप प्रस्तावना भी तुम ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो,
अगर आप प्रस्तावना नहीं कर पा रहे हो, बहुत लंबा सा कमेंट आ रहा है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूं, नहीं समझ पा रही हूं मैं आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर हाँ, कठोर उपागम को प्रयोग करने वाले शिक्षाविद कौन थे? यानी हार्डवेयर का प्रयोग करने वाले, हार्डवेयर का प्रयोग कौन से शिक्षाविद ने किया था? डेस्को ने, लूम्सडेन ने, गॉलब्रेथ ने, ब्लूमर ने? बताएं फटाफट यहां पर कौन सा आंसर होगा। आईसीटी की थ्योरी की क्लास बिल्कुल ले आएंगे, आप तो बताते जाएं, आप तो अपने क्वेश्चंस लिख करके जाएं, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं फटाफट से हर टॉपिक को आप लेकर के मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन इसका आंसर बता दो। 26 में बच्चे मेरे क्या आंसर दे रहे हैं? 26 का आंसर बताओ। कठोर उपागम जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं, उस हार्डवेयर को हमें किसने दिया था? तो 26 में बच्चे क्या दे रहे हैं? फटाफट से आंसर बताओ। और शायद आपको पता हो कि पिछली जो क्लास हुई थी हमारी आईसीटी को लेकर के, मैं पिछला पूरा का पूरा सेशन लेके आई थी 2 घंटे का, उसमें मैंने बताया भी था कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बी ही आंसर होगा, बी ही रहा क्या? ठीक है, एक तो यूं कह रहा है मैम बीबी जब आती है तो मुझे मेरी बीबी की याद आ जाती है। सही है रे, पहले पढ़ ले, नहीं तो पढ़ा नहीं ना तो बीबी ऐसी याद आती रहेगी कि कभी भूलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो लूम्सडेन होगा। लूम्सडेन ने ही क्या किया था बच्चों? लूम्सडेन के द्वारा एक कठोर उपागम का प्रयोग किया था। थर्ड तकनीक जो होती है, तृतीय तकनीक होती है, तृतीय तकनीक के दौरान हम इसको पढ़ते हैं। और हार्डवेयर के दौरान वो सभी यंत्र इसमें यंत्र आते हैं, सारे के सारे यंत्र, जैसे कि OHP यंत्र है। OHP में हम क्या करते हैं? स्लैश डालते हैं, जब जाकर वो चलता है। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग किया था वो लूम्सडेन के द्वारा किया गया था। डेट मैंने इसलिए नहीं बताई थी कि आगे बताऊंगी, क्योंकि अगला क्वेश्चन मुझे पता था, इसी से रिलेटेड है। तो है हमारा कठोर उपागम का उपयोग लूम्सडेन के द्वारा कब किया गया था? इन 1964, 1965, 1970 एंड 1978। बताएं बच्चों यहाँ पर। हाँ जी, मैं वंदना मैम से पूछ करके बता दूंगी आपके क्वेश्चन को। ठीक है, आप मत करो ये कमेंट्स। मैम ध्रुवीकरण अन्वेषण प्रधान प्रश्न है ना? हाँ जी, अब आप अब भी मत करिए कमेंट, बहुत देर से कर रहे हैं। मूल्यांकन कितने प्रकार का किया जाता है? बता देंगे, अब मत करना कमेंट। ओके, आचार्य RCM जी, अब यहां पे बता दो आंसर बताओ। कठोर उपागम, हार्डवेयर का उपागम कब किया गया था? सबसे पहले मुझे बता दो, हार्डवेयर उपागम का लूम्सडेन के द्वारा प्रयोग कब किया गया था? आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। अब यहाँ भी 4 आंसर दे रहे हैं, अब क्या बताऊं मैं आपको, क्या समझूं? मतलब पढ़ना मतलब है नहीं है क्या? ये क्या तरीका है? इतना पेपर इतना नजदीक आ गया और आप आंसर 4th दे रहे हो इसमें, ऐसे थोड़ी ना चलता है। आंसर दीजिए फटाफट से। यहाँ पे लूम्सडेन ने 1964 में इसका प्रयोग किया था, 1964 में। इसका आंसर क्या होगा? कठोर उपागम का 1964 आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बढ़ते हैं। शिक्षा तकनीक के कठोर उपागम का उदाहरण निम्न में से नहीं है। हाँ जी, अभी हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो यहाँ पर आंसर बताएं कौन सा होगा। रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, अभिक्रमित अनुदेशन है। हार्डवेयर में क्या नहीं है बताओ मुझे, क्या नहीं होगा हार्डवेयर में? रेडियो नहीं होगा, टेप रिकॉर्ड नहीं होगा, टीवी नहीं होगा, या फिर अभिक्रमित अनुदेशन नहीं होगा। आंसर बताएं बच्चों। शिक्षा तकनीक में जो हमारी तकनीक है उसमें सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, प्रणाली उपागम होता है। तो उस हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं आप बताएं मुझे यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ बिल्कुल अभिक्रमित अनुदेशन होगा, क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? एक विधि है, एक शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। जबकि हम CAI की बात करें बच्चों, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन की बात करें, तो उसको भले हम हार्डवेयर में ले सकते हैं, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन हमारा किस में आता है बच्चों? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। रेडियो हमारा हार्डवेयर में जाएगा, बिल्कुल आपको बता दिया कि विद्युत से चलने वाले यंत्र जो जिसमें क्या है सॉफ्टवेयर डाले जाएं, जिसमें चीज़ों को इंक्लूड किया जाए, वो हार्डवेयर बन जाते हैं। ये टेप रिकॉर्डर भी है, टीवी है, ये सभी के सभी हार्डवेयर में आते हैं। लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन हमारा किस में आता है बच्चों? अभिक्रमित अनुदेशन हमारा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 29 का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। अनुदेशन का आशय क्या है? अनुदेशन का आशय क्या होता है? पहला है
सूचनाएं प्रदान करने का कार्य करना, सूचना इकट्ठा करने का कार्य करना, सूचनाओं की जांच का कार्य करना, निम्न में से कोई नहीं। फटाफट से बताएं बच्चों यहां पर क्या होगा, अनुदेशन का आशय क्या, अनुदेशन जो हम करते हैं उस अनुदेशन का आशय क्या है। हाँ, आज कुछ क्वेश्चन प्रेक्षा अनुभव से भी लेके आई हूं मैं, प्रेक्षा यानी कि इंक्वायरी मॉडल से भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे। बताएं बच्चों आंसर यहां पे क्या होगा, फटाफट से बोले। हाँ, यहां पे सूचना प्रदान कार्य करना, अनुदेशन का आशय है कि सूचना प्रदान कार्य करना, क्या करना, सूचना प्रदान करने का कार्य करना। सूचना इकट्ठी करने का कार्य करना नहीं, ये नहीं आता। जांच करने का कार्य भी नहीं आता और कोई नहीं होगा, ये तीनों ही नहीं होंगे, क्योंकि सूचना प्रदान करने का कार्य क्या आता है, अनुदेशन करता है, जहां हम सूचनाओं को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 हो गया, 30 पे चलते हैं। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष किसकी अनुशंसा है। ये प्रश्न भी दमदार प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आज की कक्षा का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका आंसर बता दो मेहरा जी, इसका आंसर बताओ कि 10 वर्षीय जो हमारा पाठ्यक्रम चला था, 10 इयर्स का जो कैरिकुलम को लेकर के हमारा एक प्रोग्राम चला था, ये किसकी अनुशंसा पर किया गया था। कोठारी पर किया गया था, मुदालियर पे किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने किया था, या ओजीसी ने किया था। बिल्कुल प्रकाश जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। शिक्षा शास्त्र होता है, शिक्षा शास्त्र। अब बताएं बच्चे, आंसर बताएं यहां पर क्या आंसर होगा। हाँ, यहां पर बिल्कुल सही कहा, कोठारी शिक्षा आयोग ने। ये जो हमारा डीएस कोठारी आयोग आया था, और ये डीएस जो कोठारी आयोग आया था बच्चों, ये हमारा 1964-66 में आया था, और इसी समय हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया था, हमारा भारतीय शिक्षा आयोग आया था, भारतीय शिक्षा आयोग। वहां पर अगर हम बात करें बच्चों, तो इसी के तहत इस डीएस कोठारी आयोग ने ही हमारी 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम पर कार्य किया था। यानी 10 साल के लिए किसी भी विद्यालय में किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए, उस पर इन्होंने बल दिया था। अब यहाँ पर एक बात और देख लेना बच्चों, अब आप लोगों के लिए शिक्षा शास्त्र उन्होंने शब्द जोड़ा है, और जहां जब शिक्षा शास्त्र शब्द जुड़ जाता है ना, तो वहां पर आपको सारी की सारी कमेटियां हैं, सिद्धांत है, नियम जो भी बने हैं ना एजुकेशन के फील्ड में, वो सारे के सारे बच्चों आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 वर्षीय पाठ्यक्रम हो चुका है हमारा। हाँ, मुदालियर आयोग क्या था। मुदालियर आयोग बच्चों 1950 मुदालियर आयोग आया था, 1952-53 में आया था, और मुदालियर आयोग ने कई विषयों के ऊपर कार्य किया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने यहाँ कुछ नहीं किया, और ओजीसी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस माने जाते हैं कोठारी और मुदालियर आयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम्स का इकाई सोपान कौन से हैं। इकाई जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ग्राम्स ने भी अपने दिए हैं, तो बताएं बच्चों, प्रस्तावना दी है, नियोजना दिया है, अनुसाधन दिया है, या उपरोक्त सभी दिए हैं। पूजा जी आप शांत रहिए, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं एक दूसरे को। मुझे यूं ही समझ में नहीं आता कि आप पढ़ने के दौरान इतनी सारी चीजें क्यों करते हैं। बिल्कुल किरण मीना जी, आपका भी मैंने समझ लिया कि एक दिन सारी कमेटियों के बारे में भी बात कर लेंगे। ओके, 3 चीजें हो गई, उद्देश्य पढ़ा देंगे, मूल्यांकन पढ़ा देंगे, और एक दिन कमेटियों के ऊपर बात कर लेंगे। बिल्कुल बात कर लेंगे। मैं देखती हूँ कि कल कितने क्वेश्चंस मुझसे आते हैं, कल कितने सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे जाएंगे, कितने सारे बच्चे क्वेश्चन लेके आएंगे कल मेरे लिए, मैं देखती हूँ। और ये शायद पहली बार होगा जो मैं खुद आपको इनविटेशन दे रही हूँ कि क्वेश्चन लेके आइए और मुझसे पूछिए, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन लेके आएंगे मुझे पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। बताएं बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रस्तावना आता है, ग्राम्स ने कहा कि पहले प्रस्तावना आएगी, फिर नियोजन आएगा, और फिर उसके बाद में खोज आएगी, यानी अनुसंधान किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बिल्कुल 4th आंसर आएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। और 32 में चलते हैं, स्रोत विधि का भेद कौन सा है, और इसका आंसर बच्चे बिल्कुल दे पाएंगे। अगर आपने मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तो आप इसका आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। भौतिक वस्तुएं, मौखिक, लिखित और मुद्रित अवलेख, उपरोक्त सभी। अगर आपने पहले जब मैं पढ़ा रही थी और अगर आपने चीजें ध्यान से सुनी होंगी तो बिल्कुल आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी होंगी नहीं दे पाएंगे। बताएं बच्चों यहां पर क्या आंसर आएगा, फटाफट से आंसर दें।
क्लास चल रही है बच्चों, हमारी क्लास चल रही है। मैंने आपको बताया ना, आजकल 8 से मैं 10 आती हूँ और कल के लिए मैंने आपको बोल दिया, कल से मैंने बोल दिया जितने क्वेश्चन लेके आ सकते हो लेके आइए, मुझे पता तो चले आप कितना पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं और कैसा कैसा पढ़ते हैं। 32 में आंसर दे दीजिए। बिल्कुल आंसर यहाँ पर क्या होगा, उपरोक्त सभी आंसर होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी आंसर होगा। देखिए, पेडागोजी को शिक्षा शास्त्र कहते हैं भाई, और कितनी बार बताऊं मैं, धौलपुर वाले बुलाते ही नहीं है, मैं तो रेडी थी आने के लिए। भौतिक वस्तुएं, बिल्कुल बच्चे, भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तु मैंने बताया ना, एक भौतिक प्रकार का होता है, एक मौखिक प्रकार का होता है, एक लिखित या मुद्रित होता है। आपके शिलालेख किस में जाएगा, लिखित में जाएगा, मुद्रित में जाएगा। मौखिक गाथा है हमारी, किंवदंतियां हैं हमारे, जनश्रुतियां हैं, किस में जाएंगी बच्चों, हमारी मौखिक विवरण में जाएंगी। और भौतिक, भौतिक की अगर हम बात करें तो जो भी आपके शिलालेख है, नहीं महल हैं आपके, कपड़े हैं आपके, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो सब किस में जाएंगी बच्चों, भौतिक में जाएंगी। मौखिक में बता दिया, लिखित में मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी आंसर आएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, 33 में बढ़ते हैं। हाँ जी, आज मैं कुछ परिभाषा लेके आई हूँ, और ऐसी परिभाषा लेके आई हूँ जो मेरी बड़ी ही फेवरेट परिभाषा है। एक प्रोजेक्ट उद्देश्य कार्य है, जो प्रोजेक्ट है एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में संलग्नता के साथ में किया जाता है। तो बताएं बच्चों, ये कथन किसने कहा, थॉमस एंड लैग ने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है, बेलार्ड ने कहा, स्टीवेंसन ने कहा है। हनुमान आ गया आज तो, हनुमान आ गया। हनुमान लाइक शेयर कर दे बेटा फटाफट से तू। बताएं, प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में संलग्नता के साथ में किया जाता है। तो ये बात किसने कही है, शिक्षक अपने आप में एक उद्योतन सामग्री होता है मेरे प्यारे बच्चे। शिक्षक अपने आप में उद्योतन सामग्री के अंतर्गत गिना जाता है, उद्योतन सामग्री। अब ये मत पूछो मैम उद्योतन सामग्री क्या होती है, हम बता देंगे उद्योतन सामग्री क्या होती है। हाँ बिल्कुल, ये परिभाषा किसकी है बच्चों, किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने कहा है कि प्रोजेक्ट वो है सामाजिक, प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में क्या होता है, सामाजिक वातावरण में संलग्न किया जाता है। तो ये किलपैट्रिक ने परिभाषा दी है, और किसके लिए दी है, प्रायोजना विधि में, प्रोजेक्ट विधि में दी है उन्होंने, किलपैट्रिक ने। हाँ जी, अगली परिभाषा, बिल्कुल अगली परिभाषा भी प्रोजेक्ट विधि की है, और ये परिभाषा भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक अंग है जिसे विद्यालय में रह करके ही पूरा किया जाता है। और यहाँ पर भी जो भी बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़े होंगे वो तुरंत वो वाला डायलॉग बता सकते हैं जिसके साथ में ये जोड़कर मैं पढ़ाती हूँ। तो बता दीजिए कैसे याद कराई थी मैंने ये परिभाषा, फटाफट से बात करा दो भाई, फटाफट से। रीना ए आंसर दे रही हैं, मॉरिसन ने ये परिभाषा दी है, नारे। और हमारी क्लास की बड़ी ही प्यारी सी बेटी है एक संध्या त्रिपाठी, धौलपुर से, आज उनका जन्मदिन है। तो मेरी तरफ से और ये जितने भी बच्चों 1300 देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार अपना जन्मदिन आप ऐसे मनाओ कि और भी बच्चों को, जो भी गरीब बच्चे हैं, आप उनके लिए दान कर सकें। कुछ इस तरह से आप अपना जन्मदिन मना रही हूँ अगली बार, ये शुभकामना है आपके लिए। 34 में आंसर दीजिए, बिल्कुल 34 में आंसर बी ही होगा, बिल्कुल बी होगा। जीवन का अंश है जहां विद्यालय में रहकर के पूरा ये किया जाएगा। तो विद्यालय बेलार्ड, विद्यालय बेलार्ड। और याद नहीं रहे तो बैल कहां चला गया, विद्यालय में चला गया। बैल कहां चला गया, विद्यालय में चला गया। बैल कहां चला गया, विद्यालय में चला गया। प्रोजेक्ट हमारे जीवन का अंश है, प्रोजेक्ट हमारे जीवन का अंश है जिसे कहां रह के पूरा कराया जाएगा, विद्यालय में रह के पूरा कराया जाएगा। और याद नहीं रहे तो कैसे याद करोगे, बैल कहां चला गया, विद्यालय में चला गया। बेलार्ड ने कही है, और विद्यालय जहां पर आ जाए तो ऐसे याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मुझे बताओ फटाफट से। बैल कहां चला गया, विद्यालय में। बैल कहां चला गया, विद्यालय में। बैल कहां चला गया, विद्यालय में चला गया। किसकी परिभाषा, बेलार्ड की। हाँ, कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, 6वीं से 8वीं तक सामाजिक ज्ञान को क्या कहा जाता है, पर्यावरण शास्त्र कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सामान्य ज्ञान कहते हैं। बताएं बच्चों, बताएं बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा, सामाजिक विज्ञान आएगा। कक्षा 6 से 8वीं तक सामाजिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, सामाजिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये आपके 1 से 5 तक पर्यावरण विज्ञान होगा, यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन होता है, शास्त्र नहीं, ठीक है। और ये यहाँ पे आंसर हो गया सामाजिक विज्ञान। 36 का क्वेश्चन है,
हाँ जी, अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपकी तार्किकता के ऊपर निर्भर करेंगे कि आप कितना तार्किक होकर के ये क्लास देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। मापन किससे संबंधित है? मापन किससे संबंधित है? कितना कितना अच्छा है, कितना तीव्र है, कितना आकर्षक है, कितना मात्रा में है। फटाफट से आंसर दीजिए। बिल्कुल 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 बताएं, इसका आंसर बताएं, फटाफट से आंसर दें प्यारे बच्चों। मापन किससे संबंधित है? मापन किससे संबंधित होता है? मापन बिल्कुल कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है। मापन शब्द को जब हम देखते हैं तो बच्चों मेजर यानी मापन, किसी भी चीज की मात्रा को जांचने के लिए क्या कहा जाता है बच्चों? मापन कराया जाता है। ऐसे ही बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितनी मात्रा में प्राप्त किए हैं, तो मापन हमेशा किस में आता है बच्चों? मात्रा के अंतर्गत आता है। मापन है, मापन कैसा है? एकांकी है, बहुमुखी है, द्विमुखी है, तीनों में से कोई नहीं है। सुरेंद्र शर्मा जी आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए फटाफट से। मापन कैसा होता है? एकांकी होता है, बहुमुखी होता है, द्विमुखी होता है, निम्न में से एक भी नहीं होता। 27 में दीजिए, मापन कैसी प्रक्रिया होती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मापन कैसा होता है। बिल्कुल, मापन एकांगी होता है। मापन कैसा होता है? एक मुखी होता है। कैसा होता है? एक मुखी होता है। जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होती है? बहुमुखी होती है। कैसी होती है? बहुमुखी होती है। जैसे कि मान लीजिए हम मापन जब हम मापन करते हैं तो एक बार में हम सिर्फ एक ही पक्ष पर क्या देते हैं? बल देते हैं। एक ही पक्ष पर क्या देते हैं? बल देते हैं। जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत एक साथ हम कई सारे पक्षों को जांच लेते हैं, इसीलिए मूल्यांकन बहुमुखी प्रक्रिया माना जाता है। जबकि मापन के अंतर्गत सिर्फ एक पक्ष पर ही बल दिया जाएगा, चाहे तो ज्ञान पे दिलवा लीजिए, चाहे वो क्रिया पे दिलवा लीजिए। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों? मापन एक मुखी प्रक्रिया है, एकांगी प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन बहुमुखी प्रक्रिया होता है। हम एक साथ में कई सारे उद्देश्यों को माप सकते हैं। और अब चलते हैं 38 में। मापन में अंतर्गत आता है, मापन के अंतर्गत क्या आता है? बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपर्युक्त दोनों आते हैं, कोई नहीं आता है। ये भी अच्छा है। परियोजना के सोपान बताते हैं, इसका आंसर दीजिए। मैं आपको बता देती हूँ परियोजना के चरण, और वो बता देती हूँ मैं आपको। प्रायोजना विधि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा समस्या को क्या करना? उत्पन्न करना। ये प्रायोजना विधि के वो हैं स्टेप, ठीक है। दूसरा होता है समस्या को क्या करना? उत्पन्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद में प्रोजेक्ट का क्या करना? चयन करना। प्रोजेक्ट का क्या करना? चयन करना। तीसरा आता है हमारा योजना बनाना। क्या बनाना भैया मेरे? योजना बनाना। फोर्थ आता है हमारा क्या करना? क्रियान्वयन करना। क्या करना? क्रियान्वयन करना। देन फिफ्थ में आता है बच्चों हमारे, ठीक है, क्रियान्वयन आता है। फिफ्थ में आता है बच्चों हमारा मूल्यांकन आता है। और सिक्स में आता है बच्चों हमारा क्या करना? अभिलेख रखना। रिकॉर्ड कह सकते हैं, अभिलेख कह सकते हैं। ये प्रायोजना विधि में 6 स्टेप होते हैं, जिसमें से 4 तो मुख्य होते हैं और 6 संपूर्ण होते हैं। 33वीं का आंसर बिल्कुल दोनों ही होगा। आप बुद्धि का परीक्षण तो कर ही सकते हैं और साथ में आपका व्यक्तित्व परीक्षण भी इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। तो 100 इसका तीसरा आंसर यानी कि सी आंसर एकदम सही होगा। और 20 पर है, चल रही है, तो इसको 16 कर दिया जाए। फटाफट से सुन लीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा? तीसरा आंसर होगा। उपरोक्त दोनों होंगे, बुद्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैम प्रायोजना विधि के चरण बता दो। तो भैया सबसे पहले उत्पन्न की जाएगी समस्या, और समस्या जैसे उत्पन्न हो जाएगी तो प्रोजेक्ट बना देंगे उसको, और फिर उसका योजना बना लेंगे भैया कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। और आगे फिर हम देखें क्रियान्वयन करना पड़ेगा, जो भी बनाया है उसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा। और आगे हम बात करें तो मूल्यांकन करना पड़ेगा और अवलेख यानी रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा कि भैया ऐसे ऐसे काम किया था कभी किसी बच्चे ने।
हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 आंसर हो गए। अब देखना आज की कितने आपके सही हुए हैं। तथ्यों के आधार पर पूर्व अनुमान लगाने का उद्देश्य क्या है? तथ्यों के आधार पर पूर्व अनुमान लगाने का उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक, अवबोध, कौशल या ज्ञान उपयोग? इसका आंसर दे दो भाई रे, इसका आंसर दे दो। इसका आंसर, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। 39। आवाज प्रॉब्लम कर रही है, इसको ऐसा करते हैं इधर रख लेते हैं। अब देखो, वॉइस प्रॉब्लम। आंसर दो। तथ्यों के आधार पर पूर्व अनुमान लगाने के उद्देश्य क्या है? तथ्यों के आधार पर पूर्व अनुमान लगाना, अनुमान लगा सकेंगे, निष्कर्ष दे सकेंगे, पूर्व कल्पना कर सकेंगे, परिकल्पना प्रतिपादित कर सकेंगे। अब बता दो मुझे मिलकर के कि आंसर क्या होगा। अब भी अगर आंसर आपने गलत दिया ना तो ध्यान रखना आप लोग, अगर अब भी आंसर आपने गलत दिया तो ध्यान रखना। पूर्व अनुमान लगाना, परिकल्पना प्रतिपादित करना। 39 में डी आंसर दे रहे हैं। कूट कूट के ना तुम्हारा ना हलवा बना दूंगी मैं। अरे मैं कह रही हूं परिकल्पना प्रतिपादित करना, पूर्व अनुमान लगाना, निष्कर्ष देना। अब भी आंसर नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, मेरे से जलने वाले डिसलाइक कर रहे हैं। करने दो, करने दो, जिसको जो करना है वो करेगा, हम किसी को रोक नहीं सकते। जिसका जैसा मन है वो वैसा ही करेगा। जिन लोगों की खुद की कहानियां नहीं होती हैं वो हमेशा दूसरी की कहानियों से जलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये बात अपने हमेशा जीवन में याद रखना। जिनकी खुद की कहानियां नहीं होती वो हमेशा दूसरों की कहानियां डिस्कस करते हैं, दूसरों की कहानियों को लेकर के ही अपने विचार विमर्श करते हैं। आंसर दे दो रे। यहां पर तथ्यों के आधार पर पूर्व अनुमान लगाना किस में आएगा? बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ज्ञान उपयोग आंसर आएगा। ज्ञान उपयोग। जब भी ज्ञान उपयोग आ जाए, प्रयोग आंसर इसका आ जाए। ज्ञान उपयोग आ जाए, प्रयोग आ जाए, अनुप्रयोग आ जाए, अनुप्रयोग आ जाए, तो भैया इसमें क्या आएगा? ज्ञान उपयोग आंसर आएगा। क्या आएगा? पूर्व अनुमान लगाना, परिकल्पनाएं प्रतिपादित करना, परिकल्पनाएं प्रतिपादित करना, पूर्व अनुमान लगाना, निर्णय देना, निर्णय देना, मूल्यांकन करना। जब भी बच्चों ये शब्द आ जाए ना, जब भी ये शब्द आ जाए तो भैया कहां जाना है? ज्ञान उपयोग पे जाना है। कहां जाना है? ज्ञान उपयोग पर जाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां आंसर क्या होगा? ज्ञान उपयोग ही इसका आंसर होगा। 39 में हो गया। 40 पे चलते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन मुझे लगता है दोबारा आ गया, दोबारा आ गया, क्योंकि ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बैलार्डी की परिभाषा है। हाँ, अब आ गया बच्चों। प्रेक्षा से मतलब है यहां पर प्रेक्षा। आईटीएम में सामाजिक संरचना में पर्यावरण की भूमिका कैसी होगी? आईटीएम का मतलब है इंफॉर्मेशन, ठीक है। आईटीएम में सामाजिक संरचना में पर्यावरण की भूमिका कैसी होगी? सहयोगात्मक होगी, मित्रतापूर्ण होगी, एक और दोनों दोनों होंगे, या फिर कोई नहीं होगा? बताएं बच्चों। इंफॉर्मेशन मॉडल में क्या आएगा? इंफॉर्मेशन टीचिंग मॉडल में क्या आएगा? प्रेक्षा, इंफॉर्मेशन, प्रेक्षा, प्रशिक्षण और प्रतिमान मॉडल। बताएं बच्चों यहां पे क्या होगा? सहयोगात्मक, मित्रतापूर्ण, एक और दो दोनों। बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा? एक और दो। इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है, हमारा इंफॉर्मेशन जो होता है ना, प्रेक्षा, प्रशिक्षण, प्रतिमान में शिक्षक कैसे होता है भैया? यहाँ पर सहयोग करता है और मित्रतापूर्ण भी कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 हो गया। निम्न में से कौन सा प्रेक्षा के सिद्धांतों से संबंधित है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इंफॉर्मेशन वाले से मॉडल से संबंधित है? प्रतिक्रिया का, सूझबूझ का, एक और दो, दोनों में से एक नहीं। सर 16 कर दीजिए। आंसर दें मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या होगा यहां पर? 42 में क्या होगा? 42 में
बिल्कुल 42 में आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों। प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसमें बच्चा कौन सा सिद्धांत चलता है, प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी चलता है और सूझबूझ का सिद्धांत भी चलता है। हम जितने इसमें एक्टिव होंगे उतनी प्रकार से हम क्या कर पाएंगे, प्रेक्षण अनुभव को अच्छे से हम कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेक्षा प्रतिमान में सहायकारी तत्व कौन कौन से होते हैं। जब प्रेक्षा प्रतिमान होता है उसमें कौन कौन सहायता करते हैं, कौन कौन उसमें जुड़े हुए होते हैं, बता दीजिए। शिक्षक, शिक्षार्थी, बौद्धिक व रणनीतिकार, उपरोक्त सभी। प्रेक्षा प्रतिमान में सहायकारी तत्व कौन कौन से हैं, बताएं बच्चों, यहां पर आंसर बताएं फटाफट से, फटाफट से। 43 में क्या होगा, प्रेक्षा प्रतिमान में सहायकारी तत्व कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सहायता करते हैं, हाँ यहाँ पर डी आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षक भी उसमें होता है, शिक्षार्थी भी उसमें होता है और बौद्धिक और रणनीतिकार भी उसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या क्या आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 4th आएगा। आईटीएम में कौन सी विधि का महत्वपूर्ण प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन तो बच्चों आप लोग अच्छे से लिख करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वीआईपी प्रश्न है, गजब का प्रश्न है, ये तो आप रख ही लीजिए बच्चों। फटाफट से आंसर बताइए। आगमन, सृजनात्मक, 1 और 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल वीर चौधरी जी आपकी जो बात कर रहे हैं उस पर काम करेंगे। फटाफट से, आईटीएम में कौन सी विधि का महत्वपूर्ण प्रयोग होता है, महत्वपूर्ण, तो आगमन का होता है, सृजनात्मकता का होता है, 1 और 2 दोनों का होता है, या कोई नहीं होता, किसी पे कार्य नहीं करती है। फटाफट से आंसर दें मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आंसर दें। मैम चुपके से बोल रहे हैं, तुम बड़ा सुनते रहते हो रे हमारी बातें, चुपके से बोल रही हैं। हाँ जी, इसका आंसर बिल्कुल 1 और 2 का। देखो आगमन, आगमन क्या होता है, आगमन में हम, आगमन क्यों होता है, आगमन में क्या करते हैं, उदाहरण से हम क्या करते हैं, प्रश्न का निर्माण, नियम का निर्माण करते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ करके समस्या का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। सृजनात्मकता, इसमें बच्चे में क्या होती है, सृजनात्मकता होती है, क्योंकि जितना बच्चा क्या रहेगा, सृजनात्मक रहेगा, वो उसी प्रकार से क्या करेगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिएटिव क्वेश्चन पूछेगा जब वो सृजनात्मक होगा। अगर सृजनात्मक नहीं होगा तो वो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, गजब का प्रश्न है, याद रखना। आगमन विधि आती है किसमें, हमारे प्रेक्षण अनुभव में कौन सी विधि आती है, आगमन विधि आती है। और ये प्रश्न भी आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। प्रेक्षा उपागम का प्रारंभ किस विषय के शिक्षण हेतु प्रयोग हुआ था, यह भी एक अच्छे प्रश्नों में से शुमार किया जाता है और बहुत सारी जगह ये बताया नहीं गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। सबसे पहले जो प्रेक्षा अनुभव है ये किसके लिए आया था, किसके लिए आया था, कौन सी विधि के लिए आया था, कौन से विषय के लिए इसका प्रयोग किया गया था। कर देंगे, क्लोज कर देंगे, बस 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है, उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में तो करनी ही है, हमें कौन से यहाँ पे रहना है। भूख मुझे भी लग रही है, कड़ाकेदार लग रही है, तड़ाकेदार लग रही है। बिल्कुल भौतिक विज्ञान के लिए, किसके लिए आया था भैया, ये भौतिक विज्ञान के लिए आया था। भौतिक विज्ञान यानी साइंस में ये भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए सबसे पहले प्रेक्षा का उपयोग किया गया था। किसके लिए, प्रेक्षा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है 46 और 46 क्या कह रहा है, प्रेक्षा प्रतिमान का उद्देश्य नहीं है। प्रेक्षा प्रतिमान का उद्देश्य क्या नहीं है, विद्यार्थियों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जिज्ञासा अभिवृत्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में नकारात्मक कौशलों का विकास करना। नहीं पूछा है और सारे ऑप्शन पढ़ लोगे ना तो धक्का धक यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, धुआंधार तरीके से इसका आंसर दे दोगे, मैं ये श्योर हूं इस बारे में। बताओ रे जल्दी फटाफट, भूख मुझे भी लग रही है, तुम लोग तो जीमते रहते हो, फोन पे देखते रहते हो, जीमते रहते हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लाइक और शेयर कर दो भैया, लाइक और शेयर करते चला करो भाई तुम लोग। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, नकारात्मक कौशलों का विकास करना। ये नकारात्मक कौशलों का विकास नहीं करती है मेरे प्यारे बच्चों, ये ज्ञानात्मक कौशलों पे बल देती है। संज्ञान शब्द आता है, संज्ञान शब्द आता है, ये संज्ञानात्मकता पे बल देती है। किस पर, संज्ञानात्मक पर बल देती है।
छात्रों में बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, वैज्ञानिक तरीके से समझाने पर विकास करती है। ये जिज्ञासा, इतने सारे क्वेश्चन जब होते हैं वो जिज्ञासा के बलीभूत होते हैं। आपको पता है वो छोटे बच्चे नहीं होते, हम जिंदा क्यों होते हैं, हम मरते क्यों हैं, फिर हम कहाँ चले जाएंगे, फिर हम वहां जाके क्या करेंगे, देखा कि नहीं देखा? ये सब किसके दौरान करते हैं? ये भैया जिज्ञासा विवृत्ति के दौरान करते हैं। और क्वेश्चन हम जब भी पूछ पाते हैं जब हमारे अंदर जिज्ञासा होगी। अगर हमारे पास में जिज्ञासा नहीं होगी तो हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इसीलिए मैंने आपसे कल के लिए छूट दे दी है, कल से छूट दे दी है, आप जितने चाहे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं तो हमेशा दिल से ही पढ़ाती हूँ, दिमाग का यूज तो मैंने आज तक ही नहीं किया। हाँ जी, प्रेक्षक प्रतिमान की विशेषताएं क्या है? इस तरह के क्वेश्चन लेके आई हूं कि आपका पूरा का पूरा प्रेक्षक प्रतिमान यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, थैंक यू गीता जी, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। प्रेक्षक प्रतिमान की विशेषता क्या है? वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास करती है, बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास करती है, और भैया सारा का सारा काम करती है। फटाफट से बता दें 47 में, फटाफट से बता दें 47 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? हाँ, भंडारा चल रहा है क्वेश्चंस का, लूटते जाओ जितने लूट सकते हो। एक हमारे टेक्निकल टीम है ना, मेरे को मनोज जी ऐसे देख रहे हैं घूर घूर के, ये मैडम है ना मानती नहीं है, इतने क्वेश्चन कराती हैं। 10 बज चुके हैं और इनका भी क्या है, ये भी बेचारे सुबह से लगे हुए हैं। चलो जल्दी खत्म करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर डी आंसर होगा, बिल्कुल डी आंसर होगा। देखो वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, आपको अभी मैंने बताया कि जो भी समस्या का समाधान किया जाता है वो वैज्ञानिक पर किया जाता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, बिल्कुल जिज्ञासु प्रवृत्ति जगाता ही है। बौद्धिक और व्यक्तिगत, ये बौद्धिक रूप से भी बताता है, व्यक्तिगत रूप से चलता है। और प्रेक्षक का मतलब होता है भैया पूछताछ। प्रेक्षक का मतलब क्या होता है? पूछताछ। इसमें बच्चा क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन पूछता है और पूछताछ करके ही बच्चे की समस्या का क्या कहता है? समाधान किया जाता है। तो आंसर क्या होगा भैया? 4th आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसी रूपरेखा या उद्देश्य के अनुसार, किसी रूपरेखा या उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया ही प्रतिमान है। ये परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये एससी बिल्ड के द्वारा, पॉल डी ईगन के द्वारा, बीआर जॉयस के द्वारा, रिचर्ड सकमैन के द्वारा। किसी रूपरेखा या उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया, व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया ही क्या है? परिभाषा ये किसने दी है? ये आंसर बता दो। ये अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये अच्छा प्रश्न है, ये गजब का प्रश्न है। ये परिभाषा किसकी है? इस किसी रूपरेखा के अनुसार ही क्या कर दीजिए, हमने पढ़ा दिया जाए तो बिल्कुल रिचर्ड सकमैन ने ये परिभाषा दी है। मॉडल्स के प्रति, प्रतिमानों के प्रति जो परिभाषा दी है ये रिचर्ड सकमैन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? रिचर्ड सकमैन के द्वारा दी है। सकमैन कह लो, सचमैन कह लो, एक ही बात है। प्रेक्षक प्रतिमान विधि के गुण कौन कौन से हैं? पहला है हमारा सामाजिक, बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास, अभी पढ़े थे, बिल्कुल थे यहाँ पे भाई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अभी पढ़े थे हमने, बिल्कुल था भाई इसमें। सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास अभी पढ़े थे, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। सारे के सारे आते हैं इसके अंतर्गत, सारे के सारे आते हैं। प्रेक्षक प्रतिमान के गुणों में सामाजिक विकास करती है, बौद्धिक विकास करती है और व्यक्तिगत विकास करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, वैज्ञानिक रूप से हम सोचने के लिए प्रभावित हो जाते हैं। सृजनात्मकता डेफिनेटली, और भैया डी आएगा उपरोक्त सभी। और चलते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। द एलिमेंट्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन साइंटिफिक इंक्वायरी, ये पुस्तक किसकी है भैया? और ये पुस्तक जिसकी भी है, इंपॉर्टेंट लगा करके इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द एलिमेंट्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन साइंटिफिक इंक्वायरी किसकी पुस्तक है? स्किनर की है, क्रो एंड क्रो की है, रिचर्ड सकमैन की है, रिचर्ड वर्डन की है? फटाफट से बताएं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, गजब का प्रश्न है। इसमें आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो आंसर है, आप लोग कुछ भी देते रहें, लेकिन इसका जो आंसर है, कोई डी दे रहा है, कोई 1 दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे और इसका आंसर दे रहे हैं रिचर्ड सकमैन। ये जो पुस्तक है भैया, ये द एलिमेंट्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो दी है पुस्तक, ये किसने लिखी है? ये लिखी है हमारे रिचर्ड सकमैन ने लिखी है। और किसके ऊपर? हमारे प्रेक्षानुभव के ऊपर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी।
थी। तो ये थी बच्चों आज की हमारी क्लास। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बिल्कुल लाभदायक रहेगी और आप अपनी शिक्षण को इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अपने अध्ययन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कल की क्लास में कुछ और भी नया लेकर के आएंगे, बिल्कुल लेकर के आएंगे। आप अपनी जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप लिख करके लेके आ सकते हैं और स्टार्टिंग में मुझे डाल सकते हैं और मैं धीरे 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 उनको रिवाइट आपको बताती जाऊंगी। लेकिन आज के लिए इतना ही बच्चों, और लाइक और शेयर कर दीजिए और भी बच्चों को बताया करो कि मैम आते हैं 8 से 10 आते हैं, बीजे पर आते हैं और कितना अच्छा पढ़ाते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 2 घंटे तक क्लास को देखा। थैंक यू सो मच बच्चों। मिलती हूँ कल सेम टाइम पर सेम चैनल पर। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए निधि की विधियां, वो भी आपके बीजे एजुकेशन पर। थैंक यू। शुभ रात्रि।